ले मेरे रिवीजन है। डेफिनेटली द स्पीड थोड़ी सी तेज होगी। बोलने की भी स्पीड तेज होगी। और पढ़ने पढ़ाने की भी स्पीड तेज होगी। कोशिश होगी क्योंकि इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी हेडिंग्स या सब पॉइंट्स तो हैं को नहीं। कोई हर एक उसके अंदर हेडिंग के अंदर कोई ना कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है, उसको डिस्कस करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो कोशिश होगी कल कल नहीं तो परसों हम इसको ख़त्म कर लें। बाकी तो क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी, अदरवाइज तो हमने यही डिस्कस किया था कि चलें इसको चाहे रहने देते हैं, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर ये तो मेन है, इसलिए चलें ऑनलाइन भी बैठे हूँ। है मेरे बच्चों। और कई कुछ और रिवीजन चल रही होती हैं, चलें चैप्टर 2 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 इंशाल्लाह बाद में करेंगे। ऑफर एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। याद करें जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया था रेगुलर, हमने कहा था कि दो अल्फाज हम अक्सर बोलते हैं, एक लफ्ज बोलते हैं एग्रीमेंट का और दूसरा लफ्ज बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट का। ये दोनों क्या सेम होते हैं? क्योंकि सिलेबस खत्म हो गया, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी ये दिक्कत है कि सर अगर एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट में तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। तो इसमें ये मसले होते हैं, वो मसले होते हैं। अल्लाह के बंदो, हमने ये डिस्कस किया था, ये तो शुरू में सिर्फ डिफरेंस पड़ा था इनका कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली हम इंटरचेंजेबली बोलते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क भी है। लेकिन आप लोगों ने तो आखिर तक उसमें फर्क वो पैदा कर दिया कि पक्का पक्का फर्क है। पक्का पक्का फर्क नहीं है। एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट ही एग्रीमेंट होता है। ये दोनों सेम ही चीजें हैं। चाहे आप लफ्ज एग्रीमेंट बोल दो, चाहे आप लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट बोल दो। हाँ, इन दोनों में फर्क ये है, इन दोनों में फर्क ये है कि हर कॉन्ट्रैक्ट तो पक्की बात है एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये पक्की बात नहीं है। बस इतना फर्क है। यानी कि जैसे हमने बचपन में डिस्कस किया था कि अज्यूम कर लो कोई मिस्टर ए है। पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट 1872 आप पढ़ने जा रहे हो, ये पूरे पाकिस्तान में ये एप्लीकेबल है, कुछ इस तरह के अल्फाज ये तो आप देख लीजिएगा। अज्यूम कर लो मेरे कोई मिस्टर ए है। ये मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि मिस्टर बी भैया आपके पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे 20 लाख रुपए की सेल कर दो। अब ये है बायर, मिस्टर ए है बायर और मिस्टर बी है उसका सेलर। हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए मिस्टर बी को ये जो कह रहा है कि ये गाड़ी मुझे 20 लाख रुपए की सेल कर दो, इसका मतलब मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं ये ऑफर है। और जिसको ऑफर की गई हो, यहाँ पे अल्फाज बड़े वाजे होते हैं, जिसको ऑफर की गई हो, अगर वो बंदा इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, अगर वो बंदा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, वो कहे कि ठीक है सर मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं। देखो अब तो आपने सारा पढ़ा हुआ ना, अब आपको पता है। अजीम कर लो वो कहेगा नहीं नहीं सर 20 लाख नहीं, आप कम से कम 21 लाख रुपया दो। अब ये भी हमें पता है कि जब इस तरह की वो बात करेगा ये काउंटर ऑफर बन जाएगी और उसकी पहले वाली ऑफर जो वो खत्म हो जाएगी, अब ये नई ऑफर होगी और जो ऑफर करता था वो भी चीजें हम दोबारा भी पढ़ लेंगे। लेकिन मेरे बच्चों, मिस्टर ए का मिस्टर बी को ये कहना कि भैया अपनी ये गाड़ी मुझे 20 लाख रुपए की सेल कर दो, ये ऑफर है। और मिस्टर बी का फिर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना। मेरे बच्चों इससे हमने डिस्कस किया था, जब ऑफर हो, एक पार्टी ऑफर करे दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर ले, तो इससे बनती है प्रॉमिस। और यहाँ पे जो ऑफर करता था, याद करें, उसको हम कहते थे ये ऑफरर है। ये ऑफरर है, और जिसको ऑफर की जाती थी उसको हम कहते थे ये ऑफरी है। और ऑफरी ही जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया करता था, हम उसको एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। लेकिन वो एक्सेप्टर तभी बनेगा अगर ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जब ऑफर हो, एक्सेप्ट हो जाए, तो प्रॉमिस बनती है। इस प्रॉमिस में दोनों के लिए कोई ना कोई फायदा भी होना चाहिए। दोनों के लिए कोई ना कोई फायदा भी होना चाहिए। अब फायदा किस शक्ल में हो सकता है? जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर लें, मिस्टर ए को यहाँ पे गाड़ी मिलेगी, ये मिस्टर ए का फायदा है। मिस्टर बी को यहाँ पे पैसे मिलेंगे, उसका फायदा है। फायदा इस तरह मेरे से गाड़ियों इस तरह की चीजों की शक्ल में भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टीज की शक्ल में भी हो सकता है, इवन अम्यूजमेंट की शक्ल में भी कोई फायदा हो सकता है। जैसे हम पार्कों में, म्यूजियम में जाते हैं, वहां पे भी पे करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? वहां पे एक अम्यूजमेंट है, कुछ इस तरह के मामला। तो इस तरह की चीजें ये जैसे या सर्विसेज भी हो सकते हैं। जैसे अभी आप अज्यूम कर लो कि आपने मुझे पे किया और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको यहाँ पे ये जो कोचिंग मिल रही है, ये भी अज्यूम कर लो आपके लिए कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन ये नहीं कि लाजमी कोई हार्ड फॉर्म के अंदर फिजिकल कोई टेंजिबल चीज ही आपको मिले। तो कोई भी फायदा आपको मिल रहा हो तो हम उसको कहते हैं ये कंसिडरेशन है। तो हमने पढ़ा था कि अगर ऑफर हो, एक्सेप्ट हो जाए, प्रॉमिस बनती है। उस प्रॉमिस में अगर दोनों के लिए कंसिडरेशन हो तो तब मेरे बच्चे एग्रीमेंट बनेगा। इवन अगर एक के लिए कंसिडरेशन हो, दूसरे के लिए कंसिडरेशन ना हो, तब भी एग्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे ये तो बन गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हम चाहते थे कि इस एग्रीमेंट को हम बनाए कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा मेन मकसद है। याद रखना कि हमने कहा था कि अगर इस एग्रीमेंट के अंदर अगर हम इन्फोर्सेबिलिटी भी ऐड कर दें तो मेरे बच्चे वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब एग्रीमेंट ही सब कुछ है, एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट ही एग्रीमेंट है अगर देखा जाए। हाँ, एग्रीमेंट में सिर्फ इतना वो कर दें कि अगर इसमें इन्फोर्सिबिलिटी भी ऐड कर दें, वो एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। फिर हम उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। यानी कि एक ही, जैसे अगर मैं ही ये कर लूं कि मैं आज अगर अज्यूम कर लो कि मैं सीए क्वालिफाइड नहीं हूं, मैं हूं तो राणा नवीद ना। अगर मैं कल सीए क्वालिफाई कर लेता हूं, लेकिन रहूंगा तो मैं राणा नवीद ही ना।
ये थोड़ी होगा कि खुदा ना खासा हाँ कोई ना कोई थोड़ा बहुत उसमें कोई चीजें वैल्यू एडिशन हो जाएगी। समझ लो सेम यहां पर भी एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो एग्रीमेंट ही रहता है, लेकिन उसमें इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो जाती है, बस फर्क इतना सा है। क्योंकि आप बच्चे बड़ा दुख होता है इस तरह का जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए और बच्चे इस तरह का सवाल करें कि सर ये तो एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो ये हुआ ही नहीं। तो एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में कोई फर्क नहीं होता स्वाय जब तक हम खुद उस फर्क को करना ना चाहें। हम ये कहें कि नहीं नहीं एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाता है, अगर उसमें इन्फोर्सिबिलिटी ना हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, ठीक हो गया। अगर उसी एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी ऐड करते हैं वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अटेंड कर ली, ये ना कोई ऑनलाइन बच्चा बेचारा अटेंड ना कर पा रहा। लेवड। तो ये इस तरह करके हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता था, ऑफर होती थी, ऑफर एक्सेप्ट हो तो प्रॉमिस बनती है, प्रॉमिस में अगर दोनों के लिए कंसिडरेशन हो तो एग्रीमेंट बनता था, एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी ऐड करते हैं अभी हम देखेंगे ये कंसिडरेशन क्या होती है, इन्फोर्सिबिलिटी कैसे ऐड होती है, ये भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। इन्फोर्सिबिलिटी वैसे तो अब आपने पढ़ लिया, वो जब सारे एसेंशियल पूरे कर दें, जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी कर दें तो इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो खुदा के लिए इसके बाद अब आपने यही दिमाग में रखना है, चाहे लफ्ज एग्रीमेंट बोल दो चाहे कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, एक ही बात होती है। ले बेटा, ये यहाँ पे इस तरह के शश के डिस्कस करने का वो नहीं है, यहाँ पे हम चीजें पढ़ेंगे डायरेक्ट। तो बेटा उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्रपोजल क्या होती है। प्रपोजल कह लो या ऑफर कह लो एक ही बात है। ऑफर क्या किसको कहते हैं, हमने डिस्कस किया था कि एक बंदा अगर दूसरे बंदे को ऑफर करे, वो ये कहे कि मिस्टर बी को कह रहा हो मिस्टर बी अपनी ये गाड़ी मुझे 20 लाख रुपए की सेल कर दो, तो हम कहेंगे मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर रहा है। तो जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो, वो ख्वाहिश का जो इजहार है कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकता है। और इसका मकसद क्या है, ऑफर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है, अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करना। याद रखना, ऑफर का मकसद सिर्फ और सिर्फ अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करना है, क्योंकि इस तरह की चीज वो एमसीक्यूज के अंदर पूछता है कि बताएं ऑफर का मकसद क्या है। ऑफर का मकसद सिर्फ असेंट हासिल करना है उस बंदे की जिसको आपने ऑफर की हो, ये नहीं कि किसी और बंदे की, बल्कि उसी बंदे की असेंट रजामंदी हासिल करना जिसको आपने ऑफर की हो। तो ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, ऑफर कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। जैसे मिस्टर ए मिस्टर बी को यहाँ पे कह रहा है कि भैया अपनी ये गाड़ी मुझे भेज दो, ये ऑफर कुछ करने के लिए है। मैं अगर आपको कहूं कि मैं आपको अपने साथ बिजनेस पार्टनर बना लूंगा अगर आप अपना ये कारोबार बंद कर दो, तो ये ऑफर कुछ करने से रोकने के लिए हो रही है। तो ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है, लेकिन ऑफर लाजमी किसी और बंदे को की जाएगी, आप अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। और ऑफर का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उस दूसरे बंदे की जिसको आपने ऑफर की है उसकी रजामंदी हासिल करना। और फिर हमने प्रॉमिस, अगर बात करें प्रॉमिस क्या है, यही जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे कि ऑफर हो और ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो मेरे प्रॉमिस बन जाती है। यानी कि जिस बंदे को, आप यहाँ पे ये चीज दिमाग में रखना, क्योंकि क्या सवाल पूछता है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि मिस्टर बी ये फलानी चीज मुझे सेल कर दो, वो मिस्टर सी ने एक्सेप्ट कर ली। तो भाई इस तरह थोड़ी होता है, जिसको ऑफर की गई हो उसी ने एक्सेप्ट करनी होती है। याद करें हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, मिस्टर बी अपना घर मुझे भेज दो। मिस्टर बी बेचारा ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले मर गया, उसके बाद वो जो लेटर था उसकी फैमिली को मिल गया ऑफर का, तो उसने उस ऑफर के उस लेटर को एक्सेप्ट कर लिया फैमिली ने। तो ये तो मेरे से वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि ऑफर वही एक्सेप्ट करेगा जिसको ऑफर की गई हो। इसी तरह याद करें हमने डिस्कस किया था, एक दुकानदार से मिस्टर ए रेगुलरली चीजें खरीदता था, और उस दुकानदार ने क्या किया, अपनी वो दुकान किसी मिस्टर सी को भेज दी। तो उसने उसी तरह रेगुलरली मिस्टर ए जैसे वो चीजें मंगवाया करता था, उसने ऑर्डर भेजा कि इतनी चीजें मुझे सेंड कर दो। और लेकिन मेरे बच्चे उस वक्त तो मिस्टर सी दुकान पे बैठा हुआ था, और मिस्टर सी ने क्या किया, वो चीजें उसको भेज दी। लेकिन बाद में मिस्टर ए ने वो चीजें एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, इस बेस पे कि भैया मैंने तो मिस्टर ए बी से चीजें मंगवाई थी, ना कि मिस्टर सी से। वो उसने कहा कि नहीं, मैंने, अब तो दुकान मेरी है तो आपने समझो कि मुझे ही ये ऑफर की थी। लेकिन कानून बीच में आ गया, कानून कहता है ऐसे नहीं होता, जिसको ऑफर की गई हो वो ही ऑफर एक्सेप्ट करेगा, कोई दूसरा बंदा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो प्रॉमिस क्या होती है, जिस बंदे को ऑफर की गई हो अगर वो बंदा अपनी रजामंदी शो कर दे, वो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, हम कहते हैं ये प्रॉमिस बन गई। तो उसके बाद प्रॉमिजर और प्रॉमिजी कौन होता है, ये हमने यहाँ पे वैसे डिस्कस कर लिया था, आगे जाके चैप्टर 6 में भी इसको दोबारा पढ़ेंगे। हमने कहा था कि ज्यूम कर लो मिस्टर ए ने अगर मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी अपनी ये गाड़ी 15 लाख रुपए की मुझे सेल कर दो, तो ये ऑफरर है और ये ऑफरी है। मिस्टर बी ने क्या किया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मिस्टर बी ने इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट हो तो प्रॉमिस बन जाती है।
और प्रॉमिस में अगर दोनों के लिए कंसिडरेशन हो तो मेरे बच्चे एग्रीमेंट हो जाएगा, और एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी भी ऐड कर दें देखेंगे तो मेरे बच्चे वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब एक यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कौन होता है। वैसे तो हमारी किताब बड़ी मासूम है, इसने डिस्कस किया था कि जो बंदा ऑफर करता है, ऑफरर को जो ऑफर करता है उसको, जिसको हम ऑफरर कहते हैं, उसी को हम प्रॉमिसर कह सकते हैं। और जिस बंदे को हम ऑफर करते हैं यानी कि प्रॉमिसी, उस बंदे को मेरे बच्चे यानी कि ऑफरी, उसी बंदे को हम प्रॉमिसी कह सकते हैं। लेकिन हमने ये डिस्कस कर लिया था कि ये दोनों अल्फाजों के अपने मीनिंग है। इस प्रॉमिसर का मतलब है जिस बंदे के सर पे कोई ऑब्लिगेशन हो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का, और प्रॉमिसी का मतलब है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई राइट क्रिएट हो। तो हमने डिस्कस किया था कि जब ऑफर हो, एक्सेप्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, तो दोनों पार्टीज एट ए टाइम उसी वक्त प्रॉमिसर भी होती हैं और प्रॉमिसी भी होती हैं। ये कहना कि एक बंदा प्रॉमिसर होता है और एक बंदा प्रॉमिसी ही होता है, ये मुनासिब नहीं है। दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रॉमिसर भी बनेंगी। मिस्टर ए भी प्रॉमिसर भी होगा और प्रॉमिसी भी होगा, और मिस्टर बी भी प्रॉमिसर भी होगा और प्रॉमिसी भी होगा। यही कानून है। क्योंकि प्रॉमिसर किस लिहाज से, क्योंकि जब हमने डिस्कस किया था कि जब कॉन्ट्रैक्ट होगा लाजमी तौर पे दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रॉमिसर भी बनेगी, प्रॉमिस यानी कि आपका राइट भी क्रिएट होगा किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और आपका ऑब्लिगेशन भी क्रिएट होगा। हमने डिस्कस किया था हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि आपका सिर्फ राइट क्रिएट हो आपका ऑब्लिगेशन ना हो, या आपका सिर्फ ऑब्लिगेशन हो आपका राइट ना हो, ये हो नहीं सकता। ये हाँ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी कुछ एक्सेप्शन पड़ी थी, वहां पे एक्सेप्शन लाजमी हो सकती है। अदरवाइज जब भी दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी मेरे बच्चे, वहां पे दोनों पार्टी एट ए टाइम प्रॉमिसर भी बनेगी, प्रॉमिसर जो आपका ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और प्रॉमिसी जो आपका राइट क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि 15 लाख रुपए की ये गाड़ी मुझे सेल कर दो, तो मिस्टर बी ने इसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। अब मिस्टर ए प्रॉमिसर है, प्रॉमिसर ऑब्लिगेशन क्या है, इसने 15 लाख रुपया पे करना है। मिस्टर ए यहाँ पे प्रॉमिसी भी है, राइट क्या है उसका, उसको गाड़ी मिलनी चाहिए। सेम रचे मिस्टर बी भी प्रॉमिसर है कि उसने गाड़ी देनी है, उसका ऑब्लिगेशन है, और प्रॉमिसी है कि उसको 15 लाख रुपया मिलना चाहिए। तो जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ऑफरर प्रॉमिसर और ऑफरी प्रॉमिसी, ये किताब कह रही है, लेकिन हकीकत में दोनों पार्टी एट ए टाइम प्रॉमिसर भी होती हैं और प्रॉमिसी भी। फिर हमने कहा था कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट जब ऑफर हो, ऑफर एक्सेप्ट हो तो प्रॉमिस, और प्रॉमिस में अगर दोनों पार्टी के लिए कंसिडरेशन हो तो एग्रीमेंट बनता है। यहाँ पे अगर आपको याद हो एक चीज हमने डिस्कस की थी कि मिस्टर ए मिस्टर बी को आज के दिन के ऊपर, आज 12 फरवरी को, 11 होगी या 12, दिन भागे जा रहे हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी आपके पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की सेल कर दो। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये ऑफर की कि आप अपनी गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की सेल कर दो। तो अच्छा ये जो ऑफर हो रही है, ये हो रही है आज 12 फरवरी को, आज 12 फरवरी को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा 30 जून 2026 को, और गाड़ी मुझे आप सेल कर दें। उसने कहा कि मिस्टर बी ने क्या किया, उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन गाड़ी भी मैं आपको दूंगा डेफिनेटली उसी वक्त जब आप मुझे पेमेंट कर दोगे। उसने कहा कि ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे 30 जून 2026 को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसे देने हैं, और 30 जून को मिस्टर बी मिस्टर ए को गाड़ी देगा। लेकिन ये ऑफर और एक्सेप्टेंस हो रही है आज 12 फरवरी को। तो हमने डिस्कस किया था कि बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, क्या 12 फरवरी को बनेगा या 30 जून को बनेगा। तो हमने कहा था क्योंकि देखो उसके तरीकाकार था क्या था, एक पार्टी ऑफर करती है दूसरी एक्सेप्ट करती है तो प्रॉमिस बनती है। उस प्रॉमिस में अगर दोनों के लिए कंसिडरेशन हो तो मेरे बच्चे एग्रीमेंट बनता था, और एग्रीमेंट में अगर बाकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब रौला ये था कि एग्रीमेंट ही तब बनेगा जब दोनों के लिए कंसिडरेशन हो, दोनों को कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा हो। तो हमने डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे फायदा आज 12 फरवरी को क्या कोई फायदा मिल रहा है। हमने कहा कि कोई मसला नहीं, कानून कहता है चाहे फायदा मिल रहा हो चाहे फायदा मिलने का वादा हो रहा हो, वो भी फायदा ही होता है, वो आप उसको कंसिडरेशन ही मानेंगे। यानी कि अगर एक दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ आज मिल रहा हो या मिलने का वादा, वो भी कंसिडरेशन ही होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट आज ही बन जाएगा, ये नहीं बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जाके बनेगा 30 जून को, बल्कि इस तरह तो जितने भी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो होते ही इस तरह के हैं। आज तो आपको कुछ नहीं मिलता लेकिन मिलने का वादा होता है, वो वादा ही आपके लिए कंसिडरेशन बनता है। इसलिए मेरे बच्चे एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर कुछ इस तरह के अल्फाज बोले गए थे कि एग्रीमेंट क्या होता है कि जब एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस, बात का एक पार्टी वादा कर रही होती है दूसरी पार्टी आप कंसिडरेशन उसको दे देती है, लेकिन बात का दोनों तरफ से वादा होता है, ये वादे ही आपस में एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाते हैं। और प्रॉमिस, ये जो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनते हैं, इसी को हम कहते हैं ये क्या है, ये एग्रीमेंट है। वैसे तो एग्रीमेंट को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी हो तो वो एग्रीमेंट होता है। लेकिन बच्चे जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मोस्टली उसमें अभी तो कंसिडरेशन कुछ नहीं मिली होती, लेकिन मिलने का वादा हुआ होता है, वही जो वादा है वही हमारे लिए कंसिडरेशन बनेगा और हम कह देंगे एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वही
कि एक पार्टी ऑफर करे, दूसरी एक्सेप्ट करे प्रॉमिस, और प्रॉमिस में अगर दोनों के लिए कंसिडरेशन हो तो एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सेबिलिटी भी हो, एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सेबिलिटी भी हो तो कॉन्ट्रैक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही होता है, एग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो तो वो एग्रीमेंट ही होगा। अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो एग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, बस उसमें ये बोलने की जरूरत नहीं इन्फोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं। वैसे अगर हम देखें तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। हाँ, बात का तो अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है फिर हम कहेंगे ये जस्ट एग्रीमेंट ही है। जैसे कुछ तीन चार जगह थी जहां पे ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता था, चाहे वो हमारे जो सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस या मॉरल किस्म के जो वादे हुआ करते थे, उसमें हम कहते थे इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो हम वहां पे कह सकते हैं ये जस्ट एग्रीमेंट है, लीगल एग्रीमेंट, सॉरी ये कोई हमारा सोशल है, डोमेस्टिक, इस तरह का रिलीजियस या मॉरल किस्म का एग्रीमेंट है, तब हम इस तरह के अल्फाज बोल सकते हैं। अदरवाइज तो मेरे बच्चे एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी आ जाए उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसके बाद इन्फोर्सिबिलिटी हमने डिस्कस की थी कि इन्फोर्सिबिलिटी किसको कहते हैं, जब दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं और अगर उस एग्रीमेंट को कोई पार्टी अपना वादा पूरा ना करे उस एग्रीमेंट के तहत, और दूसरी पार्टी के पास ये हक हो कि वो पहली पार्टी जिसने वादा पूरा नहीं किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हो, तो तब हम कहेंगे ये इन्फोर्सिबिलिटी है। और कानूनी कार्रवाई हो भी सकती हो, बड़ी जगहों पे हमारी वैसे खास होती है कि यहाँ पे हम कानूनी कार्रवाई कर ले। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसा करें, कल आप नाश्ता करके ना आइएगा, मैं यहाँ पे आपको नाश्ता करवा दूंगा। अब हुआ क्या कि कल जब आप यहाँ पे आए माशाल्लाह आपने तो रात को डिनर भी नहीं किया कि चलो सुबह नाश्ता कर लेंगे, तो आप लोग पहुंच गए। अब मेरा इरादा बदल गया, मैंने कहा कि क्या कोई नहीं, बच्चे इतना खा पी लेंगे तो इनको समझ क्या आएगी, भूखे बच्चे ज्यादा अच्छा समझते हैं, मैंने नाश्ता कैंसिल कर दिया। अब आपका दिल कर रहा है कि मैं हम गार्डन टाउन थाने में जाकर राणा साहब के खिलाफ केस करें, क्या आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हो? वही देखा जाएगा यहाँ पे क्या ये एग्रीमेंट तो था अगर देखा जाए, लेकिन ये तो अगर देखा जाए सोशल किस्म का एक एग्रीमेंट था, है आप इसको मॉरल भी नहीं उस तरह कह सकते हैं कि अखलाकी मामला था, ये तो एक सोशल मामला था, चले बच्चे हैं इनको खिलाफ ला देते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ये इस तरह का मामला नहीं कि आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकें। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होगी। इन्फोर्सिबिलिटी से मुराद क्या है? कानूनी कार्रवाई करने का ऑप्शन। तो कुछ जगहों पे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो जाती है लेकिन कुछ जगहों पे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होती। ये मेरे बच्चे अल्फाज पढ़े थे कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन्फोर्सिबिलिटी चाहिए होती है, कानून की मदद, इन्फोर्स करवाना, यानी कि कानून की मदद लेकर वादा पूरा करवाना, उसको हम इन्फोर्सिबिलिटी कहते हैं। और कानून हर जगह पे आपके आपके साथ खड़ा नहीं होगा कि हम आपसे आपको वादा पूरा करवा के देते हैं, वो कानून वहीं पे आपके साथ खड़ा होगा जहां पे एग्रीमेंट के साथ जेन्युइन इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हुई हो, आपने सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी की हो। नहीं बेटा, क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पे आप चाहे इरादा भी रखते हो तो आप दूसरी पार्टी के खिलाफ केस ही नहीं कर सकते। जैसे हमने डिस्कस किया था सोशल, मॉरल, रिलीजियस और जो डोमेस्टिक किस्म के एग्रीमेंट्स होते हैं, इनमें केस करने की सलाहियत यानी कि इसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि लॉ ने पहले से अज्यूम किया होता है कि यहाँ पे आपका इरादा ही नहीं होता कि आप केस करें, इसलिए कानून वहां पे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं करता। लेकिन हमने डिस्कस किया था कोई अगर आपका बिजनेस, दो पार्टीज आपस में बिजनेस या कोई कमर्शियल किस्म की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे सीएफई में एडमिशन ले रहे हो या कोई और मार्केट में जाके कुछ चीजें खरीद रहे हो, कोई घर बार खरीदने बेचने के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे कानून कहता है कि ये कोई कमर्शियल या बिजनेस एग्रीमेंट हो रहे हो, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट वो क्या करते हैं, इन्फोर्सिबिलिटी ऐड कर देते हैं। तो जब वही बात ऑफर हो, एक्सेप्ट हो, प्रॉमिस प्रॉमिस में अगर दोनों के लिए कंसिडरेशन भी हो तो एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में कानून कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट्स में कानून ऑटोमेटिकली वहां पे कंसिडरेशन वो इन्फोर्सिबिलिटी ऐड कर देता है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वहां पे आपको इन्फोर्सिबिलिटी कहकर ऐड करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आके आपने सीएफई में उनको कहा कि सर हमने बी लॉ में एडमिशन लेना, आप हमें 10,000 रुपये में एडमिशन दे दो, उन्होंने आपको एडमिशन दे दिया, अज्यूम कर लो। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको कहने की जरूरत नहीं कि सर हम इसमें इन्फोर्सिबिलिटी भी ऐड करेंगे क्योंकि ये एक बिजनेस नेचर की, ये कमर्शियल नेचर की ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे इन्फोर्सिबिलिटी खुद ब खुद ही ऐड हो जाएगी। तो कुछ जगह पे जहां पे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होती कानून की निगाह में, ये चार चीजें भी याद रखिएगा, सोशल, मॉरल, रिलीजियस और डोमेस्टिक, और जहां पे इन्फोर्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है वो हमारे कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट्स हैं। यहाँ पे आपको इरादा करने की जरूरत नहीं, कानून को पहले ही पता है, आप अज्यूम करके बैठे होंगे कि यहाँ पे। और फिर हमने डिस्कस किया था कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑफर हो और एक्सेप्ट हो, कमर्शियल और बिजनेस मामलात में ऑफर हो, एक्सेप्ट हो, प्रॉमिस बन जाए, बच्चे यही एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है, यही कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था अगली जो दो स्टेजेस हैं हम बोलकर पूरी नहीं करते हैं, वहां पे जस्ट ऑफर एक्सेप्टेंस होती है। जैसे आपने यहाँ पे आगे, मैं आपको कहता हूँ बेटा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगली जो दो स्टेजेस हैं वो हमें बोलकर पूरी करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट
हम यही अज्यूम करते हैं वो दोनों कंडीशन भी पूरी होगी होंगी। जैसे ये प्रॉमिस तो बन गई, इस प्रॉमिस में दोनों के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए। क्या हमें डिस्कस करने की जरूरत है कि मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे मोबाइल और पैसे जो भी हैं ये हमारे हम एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होगी तो ये एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट में क्या बोलने की जरूरत है कि सर यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी भी ऐड कर लेते हैं? पक्की बात है, अगर मैंने मोबाइल ना दिया तो आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं, अगर आपने पेमेंट ना की तो मैं आपके खिलाफ केस कर सकता हूं। तो इसमें मेरे बच्चे इन्फोर्सेबिलिटी भी होती है। तो बाकी दोनों स्टेजेस हम बोलकर बीच में ऐड नहीं करते, बल्कि ये तो मेरे बच्चे बाय डिफॉल्ट बीच में ऐड हो जाती हैं। मेन तो ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है। जैसे अभी अज्यूम कर लो कि मैं अभी राइड बुक करवा के यहाँ तक पहुंचा हूँ सीएफई तक, तो मेरे बच्चे वो भी मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो ऑफर हुई, एक्सेप्ट हुई, मान लो कि ऑफर की मैंने वहां पे ऑनलाइन इन ड्राइव के ऊपर किसी बंदे ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारी प्रॉमिस बन गई। अब क्या हमने वहां पे पहले तय किया फोन करके कि भैया पहले जरा एग्रीमेंट बना लें, फिर जरा थोड़ा सा इसको हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ भी ले जाएं? क्या इस तरह की कोई डिस्कशन हुई? नहीं, बस ऑफर हुई, एक्सेप्ट हुई। तो क्योंकि ये कमर्शियल या बिजनेस नेचर की ट्रांजेक्शन थी तो मेरे बच्चे बाकी रिक्वायरमेंट्स भी साथ ही स्टेजेस पूरी हो जाती हैं। लेवड़ा, ये जो प्रॉमिस होती है, ऑफर हो एक्सेप्ट हो तो प्रॉमिस बनती है। ये जो प्रॉमिस है मैंने बच्चे मजीद डिस्कस किया था कि ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस से मुराद क्या होता है? जहां पे अल्फाज इस्तेमाल हुए हो उसको हम एक्सप्रेस कहते हैं। जहां पे अल्फाज इस्तेमाल हुए हो वो एक्सप्रेस होता है। अल्फाज मेरे बच्चे बोले हुए भी हो सकते हैं और लिखे हुए भी हो सकते हैं। जहां पे बोलकर या लिखकर आप किसी तरह की कोई ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे हो, हम उसको कहते हैं ये यहाँ पे बोलकर ऑफर हुई और बोलकर एक्सेप्ट हुआ, तो हम कहेंगे ये जो प्रॉमिस बनी है ये एक्सप्रेस प्रॉमिस है। या लिखकर ऑफर हुई, बोलकर एक्सेप्ट हो गया, तो हम कहेंगे एक्सप्रेस प्रॉमिस है। अब बोलकर ऑफर हुई और बोलकर ही एक्सेप्ट हो गया, लिखकर ऑफर हुई, लिखकर ही एक्सेप्ट हो गया, तो हम कहेंगे ये एक्सप्रेस प्रॉमिस है। लेकिन मुझसे बात का ऐसा भी होता है कि कोई बंदा बगैर बोले ऑफर करता है और बगैर बोले दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है या लिखे, अल्फाज इस्तेमाल होते ही नहीं, तो सर उसमें फिर क्या इस्तेमाल होता होगा? उसमें हमारे कंडक्ट इस्तेमाल होते हैं, या सादा अल्फाज में ये कह लें हमारी हरकतें कुत्ते लिखे आगे, हमारी हरकतें इस्तेमाल होती हैं। तो हम यानी कि बाय कंडक्ट ऑफर करते हैं और बाय कंडक्ट दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है, तो इस तरह भी एक प्रॉमिस बनती है। यानी कि ऑफर हुई, बाय कंडक्ट एक्सेप्ट हुई, बाय कंडक्ट, तो ये भी प्रॉमिस बनी। यहाँ पे अल्फाज तो इस्तेमाल हुए नहीं, इस तरह की प्रॉमिस को हम कहते थे ये इम्प्लॉयड प्रॉमिस है। तो सर ये कहाँ पे बनती है? जैसे हमने डिस्कस किया था। बाकी ये एक्सप्रेस का तो आपको पता है, यहाँ पे सीएफसी के अंदर या कोई और सेल परचेज के आप वो एग्रीमेंट करते हैं, मोस्टली एक्सप्रेस ही होते हैं, एक्सप्रेस प्रॉमिस ही होती हैं। और खासतौर पर जहाँ पे फिर मजीद हमने डिस्कस किया था, कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी होते हैं जिनको मान लो कि लिखना जरूरी है, वो तो डेफिनेटली फिर एक्सप्रेस ही होंगे, ऑफर भी और एक्सेप्टेंस भी कुछ इस तरह के मामला। लेकिन कुछ जगह जैसे हमने कहा था कि बस का स्टॉप पे रुकना और उसका बस का स्टॉप पे रुककर मान लो कि वो विंडो ओपन कर देना, विंडो या जो भी दरवाजा ओपन कर देना, दरवाजा सही है क्योंकि विंडो से कैसे एंटर होंगे आप बस में, तो दरवाजा ओपन कर देना मेरे बच्चे, उसके ये ऑफर है। और फिर आपका वहां पे उस बस पे सवार होना, ये एक्सेप्टेंस है। यहाँ पे अल्फाज तो इस्तेमाल हुए नहीं, ना बस वालों की तरफ से ना आपकी तरफ से, तो हम कहेंगे बाय कंडक्ट, उसका बस को रोककर दरवाजा ओपन करना, ये बाय कंडक्ट ऑफर है। और आपका उस बस में सवार होना ये बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस है। तो प्रॉमिस बन गई, ये भी बिल्कुल वैलिड है। इसी तरह हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई शू शाइनर, आप बैठे हो, कोई शू शाइनर आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो डेफिनेटली मेरे से ये उसका ये कंडक्ट ऑफर है और आपका जूते उतार के उसके सामने कर देना ये एक्सेप्टेंस है। तो ये भी ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बन गई। या हमने कहा था कि कोई रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के ऊपर आपका सामान कोई कुली उठा के चल पड़े, ये कंडक्ट उसका ऑफर है और आपका साथ चल पड़ना ये एक्सेप्टेंस है। तो कोई बंदा बाहर आपकी जो ये क्या है दीवारें, वो कोई पेंट कर रहा हो, तो ये ऑफर है और आप उसका उसको देखना और ना रोकना, तो ये एक्सेप्टेंस है। तो बाय कंडक्ट ऑफर एक्सेप्टेंस हो सकती है। जैसे हमने कहा था होटलों में बैठे आप खाना खा रहे होते हो, उसका रोटी ला के रखना वहां पे, वो ये ऑफर है और आपका उसको ये ना कहना कि आप ले जाओ वापस, ये एक्सेप्टेंस है। या बात का तो वो पानी शानी रख देते हैं कुछ इस तरह का, ये ऑफर। तो कहने का मतलब ये बड़ी जगह, बथेरी जगह ऐसी होती जहां पे अल्फाज इस्तेमाल होते ही नहीं ऑफर एक्सेप्टेंस में, तो इस तरह की जो प्रॉमिस बनती है उसको हम इम्प्लॉयड प्रॉमिस कहते थे। बेटा, अब अगली बात कि प्रपोजल, वैसे तो हम डिस्कस करके आगे, प्रपोजल किसको कहते थे? प्रपोजल कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। जैसे मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा हूं कि मिस्टर बी अपनी ये बाइक मुझे सेल कर दो, ये ऑफर है मेरे बच्चे, इसको इस तरह ऑफर हो सकती है। या अज्यूम कर लो कि उसने ये कहा हो कि मैं आपको फलानी तारीख, उसने एक्सेप्ट कर लिया था, उसने कहा था मैं फलानी तारीख को आपको पेमेंट कर दूंगा। अब वो पेमेंट उस तारीख पर उसके पास है नहीं और वो केस करने जा रहा हो, और मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा हो कि आप मेरे ऊपर केस ना करें, मैं आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो ये भी एक ऑफर ही है। ऑफर क्योंकि यहाँ पे वो रोकने के लिए ऑफर कर रहा है, तो ऑफर रोकने के लिए भी हो सकती है, रोकने कुछ करने के लिए भी हो सकती है। और बात का एक ही ऑफर में कुछ करने के लिए और कुछ करने से रोकने के लिए दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे आप ये कारोबार बंद कर दें, मैं आपको अपना पार्टनर बना लूंगा,
तो करने के लिए भी है, करने से रोकने के लिए भी है। और यहाँ पे आप मेरे ऊपर केस ना करें, मैं आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दूंगा, कुछ करने के लिए भी है, कुछ करने से रोकने के लिए भी। खैर, तो ऑफर हम इसको कहते हैं। उसके बाद ऑफर के कुछ एसेंशियल्स हैं। हर ऑफर वैलिड नहीं होती। ऑफर अगर वैलिड होगी तो मेरे बच्चे अगली पार्टी की एक्सेप्टेंस वैलिड होगी। फिर हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस वैलिड होगी कि नहीं। पहले तो ऑफर का वैलिड होना जरूरी है। ऑफर कब वैलिड होती है? जब दो बंदे बीच में ऑफर में शामिल हो, एटलीस्ट दो बंदे हों। ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऑफरर हो और दूसरा ऑफरी हो। ऑफरर कभी अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन कि आप अपने आप को ऑफर कर रहे हो, वो वैलिड नहीं होती। ऑफर के लिए लाजमी तौर पे किसी दूसरे बंदे का होना जरूरी है। तो एक तो दो बंदे होने चाहिए ऑफर के लिए, और दूसरा लाजमी तौर पे ऑफर सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए। और हमने डिस्कस किया था ऑफर सर्टेन और डेफिनेट कब होती है बोला? जब ऑफरर ऑफर करे और ऑफरी को ऑफर समझ आ जाए, हम कहेंगे ऑफर सर्टेन एंड डेफिनेट है। अगर ऑफरर ऑफर करे और ऑफरी को समझ आ जाए कि ऑफरर कह क्या रहा है, तो हम कहेंगे ऑफर सर्टेन एंड डेफिनेट है। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि मिस्टर बी चलें इसी तरह कर लेते। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, आप मेरे पास नौकरी करो, मैं आपको इतना पे करूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। अब मेरे बच्चे ये जो ऑफर है ये सर्टेन और डेफिनेट नहीं है, क्योंकि कितना पे करेगा कि जिससे वो खुश हो जाएगा। तो ये भी, या हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर जो ए है वो कई तरह की चले मिस्टर बी वो कई तरह की वो दालों दालों में डील करता हो, कई तरह की दालें हो जो वो बेचता हो, और मिस्टर ए मिस्टर बी को आगे कह रहा हो कि भाई 1 किलो दाल दे दो। अब ये कौन सी दाल की बात कर रहा है ये तो हमें पता नहीं। या पेपर में जैसे सवाल था कि मिस्टर बी कई तरह के ऑयल्स में डील करता है, ऑयल, उसने ये नहीं बोला कई तरह के ऑयल, तो ऑयल्स में डील करता है। और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को आगे कहा कि 1 लीटर ऑयल दे दो। तो ये इसकी ऑफर सर्टन और डेफिनेट नहीं है, क्योंकि क्या पता कि कौन से ऑयल। लेकिन ये भी डिस्कस किया था कि अज्यूम कर लो कि अगर उसके पास सिर्फ सरसों का ऑयल ही है, और वो मिस्टर ए आके मिस्टर बी को कह के मुझे 1 लीटर ऑयल दे दो, तो ये तो पक्की बात है, ये सर्टन और डेफिनेट ही है। यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि ये सर्टन और डेफिनेट नहीं है। तो हमने कहा था कि ऑफर सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए, या केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। वो भी अल्फाज आपको याद रखने हैं। हमने कहा था कि बात का ऑफर सर्टन और डेफिनेट नहीं होती, लेकिन इस काबिल होती है कि हम सर्टन और डेफिनेट बना सकें। जैसे हमने कहा था कि अज्यूम कर लो, अब मैंने आपको कहा कि इस दीवार को पेंट कर दो। अब पेंट तो बड़ी तरह के होते हैं, तो सर कौन सा पेंट करना है मैंने आपको नहीं बोला, लेकिन मैंने आपको कहा था इस दीवार पे वो पेंट कर दो जो आई कैप की दीवार को हुआ हुआ है। तो इसका मतलब ये ऑफर सडन और डेफिनेट तो नहीं थी, लेकिन केपेबल ऑफ बीइंग मेड सडन एंड डेफिनेट थी। तो इस तरह करके मैं जाके दर्जी को कहूं मेरे कपड़ों के कुछ इस तरह का डिजाइन बना दो जिस तरह के नवाज शरीफ के कपड़ों का है। ये ऑफर चाहे सडन और डेफिनेट ना हो, लेकिन मेरे ये केपेबल ऑफ बीइंग मेड सडन एंड डेफिनेट तो है। तो खैर, तो सडन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। उसके बाद कंडीशनल ऑफर हो सकती है। अगर ऑफर कंडीशनल हो तो एट द टाइम ऑफ ऑफर ही आपने कंडीशंस को भी कम्युनिकेट करना है अगली पार्टी को। अगर आपने ऑफर की हो और उसमें कंडीशंस भी हो, जितनी मर्जी कंडीशन ऐड कर लें, कानून ने आपको इजाजत दी है, लेकिन कानून कहता है कि ऑफर में कंडीशन ऐड उस वक्त करें जब आप ऑफर कर रहे हो, या दूसरे अल्फाजों में जब तक ऑफरी ने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट ना कर लिया हो आप कंडीशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दफा ऑफरी ने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आप कोई कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। जैसे हमने डिस्कस किया था, यानी कि सादा अल्फाज में ऑफर में कंडीशन ऐड हो सकती है एट द टाइम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, आप उस वक्त करें। लेकिन बाद में कंडीशन ऐड करेंगे। याद करें, हमने कहा था कि एक फैमिली जो किसी होटल में गई थी, उसने रूम बुक करवाया, और जब रूम बुक करवा के वो कमरे में पहुंचे तो दरवाजा खोलते ही सामने लिखा हुआ था कि यहाँ पे अगर आपका सामान गुम हो गया तो उसके लिए होटल इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। उसके बाद उनका सामान गुम हुआ, अब वो होटल इंतजामिया को कह रहे हैं कि भैया आप जिम्मेदार हो, ये बताएं कि ये जिम्मेदार हैं कि नहीं। हमने कहा था कि वहां पे होटल इंतजामिया जिम्मेदार होगी। हाँ, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस कहां पे हुई थी? वो तो नीचे काउंटर पे हुई थी। और ये कंडीशन कहां पे ऐड कर रहे हैं जाके, इस तरह की कि इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी, वो तो कमरे में लिखा हुआ है। इसका मतलब होटल इंतजामिया अगर ये इस तरह की बात करना चाहती थी तो कहां पे लिखना चाहिए था? वो काउंटर के ऊपर जहां पे ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही थी। बाद में जाके कमरे पे मेंशन करना ये वैलिड नहीं था। ये तो बाद में आप कंडीशन ऐड कर रहे थे। अगरचे आप यही समझ कहना चाह रहे थे, आपको अगर मौका मिल जाता थोड़ा सा सोचने का, आप लोगों ने यही जवाब देना था आप लोगों ने, लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं बेटा। तो आप ऑफर में कंडीशन ऐड कर सकते हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। उसके बाद डेफिनेटली आप उसमें कोई कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। तो ऑफर कंडीशनल हो सकती है। और अगर इस तरह की कोई स्पेशल, जैसे ये जो फैमिली, ये मिस ये है, जैसे अपना नया घर बनाया था, उसमें कहती थी मैं छोटी फैमिली को किसी को रेंट पे दूंगी। तो जब ये फैमिली आई तो उसने देखा कि छोटी फैमिली है, तो उसके बाद उसने ऑफर एक्सेप्ट हो गया, लेकिन उसको ये नहीं कम्युनिकेट किया कि ये फैमिली आपकी जब पूछ पाछ लेती उसको, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। जब वो ओरिजिनल फैमिली हमने डिस्कस किया था कि आई, तो वो तो कहती है कि भाई मैंने बड़ी फैमिली को घर ही नहीं दे रहा। तो ये तो बात उस वक्त तो पहले करनी चाहिए थी, अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप बाद में कंडीशन कैसे ऐड कर सकती हैं? तो यहाँ पे मेरे अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, एसेंशियल्स या कंडीशंस फॉर वैलिड ऑफर। तो कौन कौन सी कंडीशन या एसेंशियल थे? एक, दो बंदे होने चाहिए, ऑफर ऑफरर एंड ऑफरी। दूसरा, सडन एंड डेफिनेट होनी चाहिए।
तीसरा, अगर कंडीशंस ऐड कर लें, लेकिन एट द टाइम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आप कंडीशन ऐड कर लें। और फिर चौथी और आखिरी क्या है, ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क होता है। यानी कि ऑफर में तो आप किसी को कोई चीज डायरेक्टली उसकी असेंट हासिल करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में आप डायरेक्टली किसी को ऑफर, किसी असेंट हासिल करने के लिए कर रहे होते हैं, बल्कि यहां पे आप लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं कि आए, आके मुझे ऑफर करें। हो सकता है मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लूं, हो सकता है मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट ना करूं। यानी कि इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में एक बंदा दूसरे लोगों को इनवाइट करता है कि आके मुझे ऑफर करो, कि फिर मैं देखूंगा, सोचूंगा कि आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लूं या ना करूं। जैसे यहां पे मैं कहता हूं कि बेटा मैं ये अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं, अगर मुझे इसके मुनासिब कीमत मिल गई तो मैं अपना मोबाइल बेच दूंगा। तो मैं ये जो आपको बता रहा हूं ये ऑफर नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूं कि कोई बंदा मुझे इसकी मुनासिब कीमत दे दे तो शायद मैं इस मोबाइल को बेच दूंगा। तो अगर जैसे फिर आप कहेंगे सर ठीक है आप ये मोबाइल हमें 20,000 रुपए का बेच दो, अब मैं देखूंगा डेफिनेटली ये आपकी तरफ से आप ऑफर है, फिर मेरी मर्जी कि क्या ये मेरे लिए मुनासिब है भी कि नहीं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अखबारों में जितने इश्तिहार होते हैं मोस्टली, अगरचे वो इश्तिहार उस तरह का भी था, जैसे वो कार्बोलिक वाला जो हमने डिस्कस किया था, वो इन्फ्लुएंजा की जो एक मेडिसिन थी, वो खैर अभी देख लेंगे उसको। उस तरह के भी इश्तिहार हो सकते हैं, ये ना कि हर इश्तिहार को आप यही कहें कि ये शायद इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर ही है। या वो अगर किसी को कोई चीज़ गुम हो जाए, जो कहता था जो ढूंढ के लेकर आएगा तो मैं उसको इतना पे करूंगा, तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, ये भी इश्तिहार ही होते हैं। लेकिन वैसे जनरली हमने डिस्कस किया था कि जहां पे कोई बंदा इश्तिहार देता है किसी तरह का, चाहे नौकरी का हो चाहे किसी और चीज का हो, और वहां पे लोगों को कह रहा हो कि आओ हमारे पास अप्लाई करो, तो एक्चुअली ये ऑफर नहीं होती बल्कि इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर होती है। फिर लोगों का अप्लाई करना ऑफर होता है, फिर उस बंदे की मर्जी कि आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। जैसे अभी सीएफई करेगा कि सीएफई कहेगा कि आओ जिस बच्चे ने सीएफई में टीएशिप करनी है वो सीएफई में अप्लाई कर दो, ये ऑफर नहीं बल्कि इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर है। बच्चे अप्लाई करेंगे, फिर सीएफई देखेगा कि इनमें से कौन सा बच्चा जो हमारा स्टूडेंट है या कौन सा बच्चा जिसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो फिर उनकी मर्जी वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो जहां पे भी एप्लीकेशन मांगी जा रही हो तो मेरे एक्चुअली वो इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर ही होती है। या याद करें आप, अब तो आपने सीलो भी साल पढ़ा हुआ, वहां पे प्रोस्पेक्टस का जिक्र हुआ था कि कंपनी जैसे कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस इशू होते हैं वो भी ऑफर होते हैं, इन्विटेशन ऑफ ऑफर होते हैं। इस तरह कंपनी जब प्रोस्पेक्ट इशू करती है तो वो भी इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर होती है, ऑफर नहीं होती। फिर लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं बैंकों में, एप्लीकेशन के साथ पैसे जमा करवाते हैं, फिर उसकी मर्जी कंपनी की कि आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर ऑफर से डिफरेंट होती है। यहां पे मकसद मेरे सिर्फ इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना होता है कि मैं रेडी हूं कांटेक्ट करने के लिए, बस एक ऑफर दरकार है। तो इस तरह जब कोई बंदा इंफॉर्मेशन किसी इन्विटेशन लोगों से मांग रहा हो या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हो अपने इरादे की कि वो कांटेक्ट करना चाहता है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं ये इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर है, ये ऑफर नहीं। जैसे हमने वहां पे गिब्सन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी काउंसिल, ये एक रियल केस था। यहाँ पे हमने इस केस के अंदर जो पढ़ा था वो यही था कि एक हाउसिंग सोसाइटी थी जो जिसकी ये आदत हुआ करती थी या जिसका तरीकाकार था कि जो रहने वाले थे उनको वो अक्सर मुनासिब कीमत के ऊपर वो घर बेच भी दिया करती थी। तो ऐसे ही यहाँ पे एक जो कौन था वो गिब्सन था, वो भी वहां पे रहता था, तो उसको भी इसी तरह पता चला कि ये सोसाइटी इस तरह घर बेचती है। तो उसने भी उनसे पूछा कि मुझे भी थोड़ा बताएं क्या तरीकाकार है। उन्होंने कहा कि सर आप उसकी एक फॉर्मल एप्लीकेशन जमा करवा दें, हम आपको बता तो देंगे उसका जो भी होगा। फिर खैर उसे एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद वो हुकूमत चेंज हुई, उन्होंने वो उसको रोक दिया। जो भी इस तरह का मामला हमने सारा डिस्कस किया था कि एक्चुअली यहाँ पर भी ऑफर नहीं थी बल्कि इन्विटेशन ऑफर थी। ये एक केस हमने डिस्कस किया ना कार्बोलिक स्मोक बाल का, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल। यहाँ पे हमने कहा था कि एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी थी जिसने ये कहा था कि हमारी इस मेडिसिन को कोई बंदा हमारी बताई हुई हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करेगा तो वो बीमार नहीं पड़ेगा, अगर बीमार पड़ गया तो उसको हम ये 100 स्टर्लिंग रिवार्ड के तौर पे पे करेंगे। तो एक खातून, अज्यूम कर लो कि कोई खातून होगी या कोई बंदा, ये कार्लिन उसने उस मेडिसिन को इस्तेमाल किया, वो बीमार पड़ गया हदायत के मुताबिक, तो अब वो उससे क्लेम कर रहा था कि चलो भैया अब मुझे वो पे करो, रिवार्ड मेरा दो। तो वहां पे कंपनी ने कहा कि हमारी तरफ से ऑफर नहीं बल्कि इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर थी। जब मामला अदालत में गया, अदालत ने कहा कि ये ऑफर ही थी, ये इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर नहीं थी। इसी तरह जैसे होता है कि कोई चीज गुम हो जाए, आप अखबार में इश्तिहार देते हो, ये ऑफर ही होती है, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर नहीं होती। खैर उसके बाद ऑफर अगर आप कर रहे हो किसी को तो उसकी कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, यानी कि ऑफर कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो हमने डिस्कस किया था ऑफर आप बाय एक्ट भी कम्युनिकेट, यानी कि कुछ करके भी कम्युनिकेट कर सकते हो, कुछ करके रोककर भी कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई बंदा आपके लिए अज्यूम कर लो कि कोई शू पॉलिश कर रहा हो,
तो मेरे से उसका ये एक्ट भी आपके लिए क्या है, ये ऑफर ही है। अगर वैसे देखा जाए, कोई बंदा ये घर उसको पेंट कर रहा हो, तो ये इस तरह का कोई, यानी कि उस किसी का कुछ इस तरह का एक्ट या कुछ करके या कुछ करने से रुक कर मेरे से ऑफर की, जैसे हमने कहा था कि आप इस मोबाइल को बेचो ना, बल्कि आप इस पे कवर चढ़ा दें, हो सकता है मैं इसको मैं खरीद लूं। तो आपने क्या किया, उस मोबाइल जो बेचने का इरादा था उसको तर्क कर दिया, मेरे कहने पे कि आप इसको किसी और को ना बेचें, मैं इसको खरीद लूंगा। तो आपका वो तर्क कर देना, ये आपका ओमिशन, ये भी मेरे से क्या है, ये ऑफर की ही कम्युनिकेशन है, ठीक है राना साहब, फिर मैं नहीं बेच रहा इसको, आप खरीद लें इसको। खैर, तो सादा अल्फाज में, ये अजीब से अल्फाज से ऊपर इसकी ओवरऑल उसने आखिर पे जाके इट मीन्स करके सादा कर दिया था कि ऑफर कुछ करके भी की जा सकती है, कुछ करने से रुककर भी की जा सकती है। तो यानी कि बोलकर, लिखकर या बाय कंडक्ट ऑफर की जा सकती है। जैसे ये हमने सारे इम्प्लॉयड ऑफर वगैरह की बात की थी। तो ऑफर की कम्युनिकेशन, ऑफर तो ठीक हो गया, बोलकर, लिखकर या बाय कंडक्ट की जा सकती है, लेकिन ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगी? ऑफर तो कर दी एक पार्टी ने, लेकिन हम कब समझेंगे ऑफर कंप्लीट होगी? तो जब ऑफरी का नॉलेज, जिसको ऑफर की गई उसके नॉलेज में आ जाए, यानी कि बाकी सारी दुनिया के नॉलेज में आ गई हो, लेकिन जिसको ऑफर की गई हो उसके नॉलेज में ना आए, तो वो मेरे से ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगी। का ऑफर की कम्युनिकेशन के लिए जिसको ऑफर की गई हो उसके नॉलेज में आना जरूरी है, तो हम कहेंगे ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। उसे ये नहीं कि ऑफर की जस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई अभी, ये नहीं कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जस्ट ऑफर कंप्लीट हुई है। खैर, तो लेटर के मामले में हमने डिस्कस किया कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। हमने कहा था कि अज्यूम कर लो मिस्टर ए, ये मिस्टर बी को ऑफर करता है कि मिस्टर बी, ये खत लिखता है आज 12 फरवरी को कि मिस्टर बी, मेरे पास घर है, वो घर आप 1 करोड़ रुपए का मुझसे खरीद लो। आज 12 फरवरी को उसने खत लिखा, और ये खत मिस्टर बी को मिला, मेरे से अज्यूम कर लो जाके 15 फरवरी को ये उस खत उसको मिल गया। तो ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? जब खत मिस्टर बी को मिला है, ना कि जिस दिन उसने खत लिखा है, 12 फरवरी को नहीं, बल्कि 15 फरवरी को ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई है। उसके बाद अब अगली बातें भी यहीं पे थोड़ी सी कर लेते हैं ताकि वो जरा रिपीट हो जाएंगी। मिस्टर बी ने क्या किया, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा। एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा, अज्यूम कर लो 18 फरवरी को उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया। और ये लेटर जो पोस्ट किया उसने 18 फरवरी को, ये मिस्टर ए को मिला है। चले फिलहाल अभी यहां पे रुक जाते हैं। 18 फरवरी को उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया। अब मुझे बताओ एक्सेप्टेंस किस दिन हुई है? चलें अगली बात भी कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर ए को मिला है जाके 21 फरवरी को, जबकि ये लेटर पोस्ट कब कर दिया था? 18 फरवरी को। तो बताएं ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है वाला? वो तो सिंपल है ना, ऑफर तो 15 को कंप्लीट हुई। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? हाँ, ये जरूरी था। अगर खुदा ना खासा अब आखिरी दिन है, अगर ये अल्फाज याद ना रहे तो अल्लाह माफ करे, फिर अगस्त लाजमी आपको याद रहना चाहिए। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम वैसे ही याद रख लेंगे कि एक्सेप्टेंस, इस तरह के खत के मामले में जब ये बात होगी कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, ये पूछना जरूरी है कि सर किसके लिए आप बात कर रहे हो? ऑफरर के लिए बात कर रहे हो या ऑफरी के लिए बात कर रहे हो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन? तो मुझे बताओ मेरे बच्चों कि ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? रूल क्या था? ऐसे पोस्ट कर दे कि उसकी पहुंच से बाहर निकल जाए, तो उसी वक्त ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। याद है कि नहीं? उसने लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया 18 फरवरी को, ऐसे पोस्ट कर दिया कि उसकी पहुंच से बाहर निकल गया। हमने कहा था कि उसी लम्हे जो ऑफरर मिस्टर ए है, हम समझेंगे उसके लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। उसके लिए अब याद है ना, हमने कहा था क्या वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है? हमने कहा था बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसके अगेंस्ट कंप्लीट होने से पहले पहले। अब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट हो जाती है? जब एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया जाए। अब मेरे से जस्ट एग्जांपल दोबारा जरा देखो कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है। हम लाजमी पूछेंगे सर किसके लिए, ऑफरर के लिए या ऑफरी के लिए? ऑफरर के लिए कब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है? जब एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया जाए कि ऑफरी की पहुंच से बाहर निकल जाए, तो ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये लेटर रास्ते में गुम हो जाए, चाहे ये रास्ते में जल जाए, या कभी मिले ही ना ऑफरर को, लेकिन अगर वो उसने एड्रेस वगैरह सारा कुछ सही लिखा था, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी थी, तो हम यही समझेंगे कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो गई थी ऑफरर के लिए, जब उसने लेटर लिखकर पोस्ट किया। अब अगली बात आएगी कि सर जो ऑफरी है उसके लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? 21 को, जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में है।
तो उस वक्त उसके लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। तो ये मेरे बच्चे रूल था उसका। अभी दोबारा दोबारा भी इसका जिक्र करेंगे ताकि चीजें थोड़ी सी याद हो जाए। तो रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल की हम बात कर रहे थे। ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? कानून क्या था बोला ऑफर के रिवोक होने का? ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। जनरल मेरे से अगर तो कोई आमने सामने जो टेलीफोन के ऊपर हो, वहां पे तो ऑफर हो रही होती है, और वहां पे एक्सेप्टेंस जब कोई बंदा देगा और हमें आवाज सुन दे, तो समझो कि वैसे एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन होगी। तो उससे पहले पहले आप क्या कर सकते हो? अपनी ऑफर रिवोक कर सकते हो एक्सेप्टेंस से पहले पहले। लेकिन खत के मामले में हमने डिस्कस किया था कि लेटर पोस्ट करने से पहले पहले ऑफर रिवोक कर लो। अगर लेटर पोस्ट हो गया फिर आपके लिए तो एक्सेप्टेंस हो जाती है, आप फिर ऑफर रिवोक नहीं कर सकते। अगरचे लेटर के मामले में जो ऑफरी है उसको जरूर मौका दिया जाता है, वो चाहे तो अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है जब तक उसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में नहीं है। बात है, याद है कि नहीं? ऑफर की रेवोकेशन हो सकती है, बिल्कुल रेवोकेशन हो सकती है। कब तक? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। तो आम मामलात में जो भी हो, ऑफर आप, मैंने आपको ऑफर कर दी मोबाइल मुझसे 20,000 का खरीद लो, आप सोच रहे हो। उससे पहले पहले मैंने कहा कि ठीक है सोच रहा हूं, मैंने नहीं बेचना, मैंने ऑफर क्या कर दी? रिवोक कर दी। लेकिन एक और जो चीज अक्सर आई क्या पूछता है, मैंने आपको कहा कि बेटा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो। आपने कहा कि ठीक है सर आप ऐसा करो, हमें कल 10 बजे तक का टाइम दो। मैंने कहा कि ठीक हो गया, कल 10 बजे तक का मैंने आपको टाइम दिया। अब हुआ क्या कि कल 10 बजे से पहले ये मोबाइल मैंने किसी और को बेच दिया। अब मुझे बताओ मैंने सही किया या गलत किया? क्या मेरे खिलाफ केस कर सकते हो आप? हमने कहा था भाई देखो एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई है, वो तो ऑफर जस्ट आपको वैसे टाइम दिया था, आपने कहा कि ठीक है सर सोचने का हमें कल तक का टाइम दे दें। है, मैंने कहा कि ठीक हो गया, अगरचे मैंने टाइम के ऊपर हमने एग्री किया, लेकिन उससे पहले मैंने अगर चीज भेज दी, हमारी तो एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई। जब एक्सेप्टेंस नहीं हुई, किसी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं बना, तो जब कॉन्टैक्ट ही नहीं बना तो मैंने वो किसी को बेच भी दिया, तो भाई इसमें आपका क्या लेना देना? बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पे अक्सर क्या करता है, वो टाइम ले लेती है अगली पार्टी, और उस टाइम के दौरान वो दूसरी पार्टी भेज देती है। तो भाई ये कोई पेमेंट देने के लिए टाइम थोड़ी कि आपने तो सोचने का टाइम दिया है कि मैं कल तक आपको बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है कल इतने बजे तक बता देना, उससे पहले मैंने किसी और को भेज दिया। भाई कानून ये कहता है कि ऑफर जब तक एक्सेप्ट ना हो आप उसको रिवोक कर सकते हो। तो आपने कौन सी एक्सेप्ट की थी? टाइम लिया था ना, वो एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो मैंने उससे पहले ही वो मोबाइल किसी और को भेज दिया, इट्स ओके। मैंने अपनी ऑफर क्या कर दी, किसी और को बेच के रिवोक कर दी। याद रखोगे मेरे बच्चों, क्योंकि ये अक्सर वो पेपर में सवाल करते हैं। तो रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ऑफर रिवोक हो सकती है एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अब अगली बात थी कि अगर आप ऑफर रिवोक करना चाहते हो एक्सेप्टेंस से पहले पहले, मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, तरीकाकार क्या होगा, कैसे ऑफर रिवोक कर सकते हो? तो यहां पे हमने डिस्कस किया था। एक तो सिंपल तरीका क्या है कि आप नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो जिस पार्टी को, मान लो कि आपने ऑफर की है, आप उसको नोटिस ऑफ रेवोकेशन, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि मिस्टर बी मेरे पास एक गाड़ी है वो 10 लाख रुपए की खरीद ले। जैसे मैंने अभी आपको कहा था ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो, मैंने आपको ऑफर की। तो अभी आप सोच ही रहे थे, मैंने आपको नोटिस दे दिया, नहीं नहीं बेटा रहने दें, अब मेरा इरादा बदल गया, अब मैं नहीं बेचूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, आपको नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दिया। तो जब नोटिस ऑफ रेवोकेशन कम्युनिकेट हो जाए ऑफरी को, तो आपकी ऑफर क्या कर देगी? रिवोक हो जाएगी। इस तरह भी आप रिवोक कर सकते हो, यानी कि इनकार कर दो, सादा अल्फाज में अगली बात है। खत के मामले में हमने डिस्कस किया था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि भाई मेरे पास एक गाड़ी है वो 10 लाख की खरीद लो। मिस्टर बी सोच रहा था कि मैं ऐसा करूंगा, आज 12 फरवरी को इसने खत लिखा था, 16 फरवरी को मिस्टर बी को यह खत मिल गया था, और मिस्टर बी सोच रहा था कि चलो ठीक हो गया, मैं 20 फरवरी को लेटर लिखकर पोस्ट कर दूंगा। फिलहाल अभी उसने लेटर लिखकर पोस्ट नहीं किया। मुझे बताएं कि अगर वो 20 फरवरी को लेटर लिखकर पोस्ट कर रहा हो, इसका कोई क्लास खत्म हुई अभी आप? हाँ वो तो हो रही है, अच्छी खासी काम की बातें फिर गुजरेगी। वालेकुम सलाम बेटा, टाइम टाइम आना था। क्लास टेक्स्ट की क्लास चल रही है? अच्छा अच्छा। चलें फिर भी ये जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा यूट्यूब से, ये कोई जो आधा एक घंटा डिस्कस किया है, क्योंकि ये बेसिक्स है। ये बेटा, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि भैया आप मुझसे ये मेरा जो गाड़ी है ये 10 लाख रुपए की खरीद लो। मिस्टर बी, मेरे बच्चों, उसको लग रहा था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं 20 फरवरी को इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा। 16 फरवरी को उसको ऑफर मिल गई, 12 को ऑफर की गई थी। अब बताओ मिस्टर ए अपनी ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? 20 से पहले पहले, जब मर्जी रिवोक कर ले उसको। तो ऑफर रिवोक हो सकती है, और कैसे रिवोक हो सकती है? नोटिस ऑफ रेवोकेशन। तो यहां पे उसने क्या किया, 12 को ऑफर का लेटर लिखा था, उसने 13 तारीख को रेवोकेशन का लेटर लिख दिया, 13 फरवरी को उसने रेवोकेशन का लेटर लिख दिया। और ये जो रेवोकेशन का लेटर है उसको मिल गया मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो 19 फरवरी को। तो अभी तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई।
तो ऑफर क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। तो ऑफर के मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर क्या है, आप नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दें, उससे भी ऑफर रिवोक हो जाती है। दूसरा बाय लैप्स ऑफ टाइम, हमने डिस्कस किया था कि बात का हम जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है उसमें टाइम रख देती है कि इतने टाइम में आप ऑफर कर लें, ऑफर एक्सेप्ट कर लें, अदरवाइज डेफिनेटली उसको बाकी बताने की जरूरत नहीं। तो आपके पास दिन है, 2 दिन है, 10 दिन है, आपके पास इतने घंटे हैं ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। अगर वो टाइम गुजर जाए अगर ऑफर में हो तो ऑफर क्या कर जाती है, ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाती है, रिवोक हो जाती है। लेकिन हमने फिर ये भी डिस्कस किया था बात का तो ऑफर में कोई टाइम नहीं होता। अगर ऑफर में टाइम ना हो तो फिर वो ऑफर कब तक रिवोक होगी, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था वो ऑफर रीजनेबल टाइम गुजरने के बाद रिवोक हो जाएगी। फिर अगली बात थी कि रीजनेबल टाइम का कैसे पता चलेगा, वो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। कुछ चीजें पेरिशेबल नेचर की होती हैं, वहां पे ऑफर जल्दी रिवोक होगी डेफिनेटली। कुछ चीजें पेरिशेबल नेचर की नहीं होती, वहां पे शायद थोड़ा सा टाइम होगा। ये अदालत जाने, उसका काम जाने, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑफर कैसे रिवोक हो सकती है, बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन या बाय लैप्स ऑफ टाइम या नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। यानी कि अगर जब आप ऑफर करते हैं तो ऑफर में कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जो ऑफर में कंडीशन रखी हो, अगर वो ऑफर की हुई कंडीशन पूरी ना हो तो मेरे बच्चे ऑफर क्या कर जाती है, रिवोक। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था, मिस्टर बी मेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी मुझसे 20 लाख रुपए की खरीद लो। ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की। तो आई कैप अक्सर सवाल करता है, फिर मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर बी उसको 20 लाख की गाड़ी की बात हुई थी ना, मिस्टर बी उसको 10 लाख रुपए का एक चेक भेज देता है और उसको कह देता है बाकी पेमेंट मैं आपको 10 दिन बाद कर दूंगा। तो हमने कहा था कि यहां पे जब मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर रहा है, क्या वहां पे कोई किस्तों की बात हुई है, वहां पे किस्तों की तो बात ही नहीं हुई। और अगर मिस्टर बी इस तरह किस्तों में एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, और कंडीशनल एक्सेप्टेंस से ऑफर क्या कर जाती है, रिवोक हो जाती है। क्योंकि नॉन कंडीशनल एक्सेप्टेंस देनी है तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, ये इसकी भी कंडीशन समझ लो यही थी कि बाय डिफॉल्ट कि ये सारी पेमेंट इकट्ठी ही लेना चाहता था, हम यही समझेंगे। अगर उसने किस्तों की बात नहीं की तो बाय डिफॉल्ट वो सारी पेमेंट इकट्ठी ही वसूल करना चाहता है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि 20 लाख की गाड़ी खरीद लो, और इसमें ये तो हुआ ही नहीं कि किस्तों में भी होगा इस तरह का। या हमने डिस्कस किया था, अज्यूम कर लो वो कहेगा कि आपने ये गाड़ी मुझसे 20 लाख रुपए की खरीद लो और पेमेंट इसकी फौरन करनी है। वो कहेगा ठीक है मैं आपसे 20 लाख की गाड़ी खरीद लेता हूं, पेमेंट मैं आपको कर दूंगा 2 दिन के बाद। भाई ये भी तो गलत हो गया, यहाँ पे आपने बीच में टाइम रख दिया। तो इस तरह जो भी कंडीशन बीच में रखा, हमने कहा था जितनी मर्जी कंडीशन आप बीच में रख दो, अगर एक भी कंडीशन पूरी ना की मिस्टर बी ने तो ऑफर क्या कर देगी, रिवोक हो जाएगी। उसके बाद डेथ आर इंसैनिटी, ऑफरर ने ऑफर की और ऑफरर की ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले पहले अगर ऑफरर की डेथ हो जाए, ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले पहले अगर ऑफरर की डेथ हो जाए तो ऑफर रिवोक हो जाती है। अब आप कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि सर अगर ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले पहले ऑफरी की डेथ हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर तो पक्की बात ऑफर रिवोक होगी, फिर तो कोई रौला ही नहीं है। लेकिन यहां पे अक्सर क्या होता है, ऑफर ऑफर करता है और मिस्टर बी को वो ऑफर मिल गई मेरे को। मिस्टर बी ने क्या किया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि पहले ही मिस्टर ए की डेथ हो चुकी है। तो यहां पे हमने एक और फिर असूल डिस्कस किया था, अगर ऑफरर ऑफर करे और ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले ऑफरर की डेथ हो जाए तो ऑफर रिवोक हो जाएगी, अगर उसके मरने की खबर ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले ऑफरी को मिल गई। यहां पे रौला क्या था, उसके नॉलेज का, कि क्या उसके मरने की या पागल हो, या पागल भी हो जाए बात एक ही है। तो अगर ऑफरर ने ऑफर की हो और ऑफर करने के बाद वो मर जाए या पागल हो जाए, तो हमने डिस्कस किया, और इसके मरने या पागल होने की खबर ऑफरी तक पहुंच जाए तो एक्सेप्टेंस से पहले पहले, तो हमने डिस्कस किया था ऑफर क्या कर देगी, रिवोक हो जाएगी। लेकिन अगर उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद मरने की या पागल होने की खबर उस तक पहुंची, तो हमने कहा था ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा, अनलेस कि ये पर्सनल नेचर का ना हो। जस्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी मेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी मुझसे 20 लाख रुपए की खरीदो। ये उसने 12 फरवरी को, आज के दिन के ऊपर ऑफर का लेटर लिखा। ये लेटर मेरे बच्चे मिस्टर बी को मिला 19 फरवरी को, और मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखने जा रहा था, अज्यूम कर लो 22 फरवरी को। अब हुआ क्या, मिस्टर ए ने ऑफर की 12 फरवरी को और 15 फरवरी को मिस्टर ए की डेथ होगी। 15 फरवरी को मिस्टर ए की डेथ होगी और उसके मरने की खबर मिस्टर बी को मिली ही नहीं। और मिस्टर बी ने क्या किया, इग्नोरेंस ऑफ हिज डेथ, उसने 22 फरवरी को एक्सेप्टेंस का लेटर लिख लिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो मर गया है। तो ये एक्सेप्टेंस क्या होगी, ये बिल्कुल वैलिड होगी, क्योंकि उसके मरना उसके नॉलेज में नहीं आया। लेकिन अगर ये पर्सनल नेचर का होता है, कोई डॉक्टर है, वो कोई इंजीनियर है, कोई सब्सिडी देने की बात हो रही होती, तो वो तो उसके मरने के साथ ही मामला खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो हमने डिस्कस किया था, अगर सर वो मर गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, हमने कहा था यही कॉन्ट्रैक्ट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से हो जाएगा उसका। अब वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये असूल है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहां तक जिम्मेदार होते हैं, मरने वाले की स्टेट तक। नहीं बेटा, तो अगर मर जाए या पागल हो जाए, दोनों सूरतें एक ही हैं, और मरने या पागल होने की खबर
ऑफरी तक ना पहुंचे, वो उसके बगैर एक्सेप्ट कर ले, खबर के बगैर, तो ये बिल्कुल वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। लेकिन अगर उससे पहले खबर पहुंच जाए तो मेरे अच्छे ऑफर क्या कर देगी, रिवोक कर देगी। फिर एडिशनल कुछ पॉइंट्स भी थे कि अगर वैसे ही अगली पार्टी एक्सेप्ट ही ना करे, नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, एक तो इनकार कर दे, आपने ऑफर की, मुझे ऑफर की सर ये मोबाइल हमें 10,000 रुपये का भेज दो, मैंने इनकार कर दिया, नहीं नहीं बेटा मैंने ये मोबाइल नहीं बेचना। रिजेक्शन भी क्या है, बच्चे ऑफर रिवोक हो जाएगी आपकी। उसके बाद ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट था, और अक्सर आई क्या पूछता है, आपने मुझे ऑफर की कि सर ये मोबाइल 10,000 का बेच दें, मैंने आपको हाँ ना में कोई जवाब ही नहीं दिया। तो अब मेरे बच्चों, जब कोई अगली पार्टी आपको हाँ ना में जवाब ना दे रही हो, तो कानून कहता है कि ये रिजेक्शन ही होती है, आप इसको इनकार ही समझेंगे। यानी कि अगर एक पार्टी को आपने ऑफर की हो और ऑफरी की तरफ से किसी तरह की हाँ ना में जवाब ना आया हो, तो एक्चुअली आप यही समझें कि उसने आपके ऑफर को रिवोक कर दिया है। याद करें, यहाँ पे हमने आई कैप का एक सवाल डिस्कस किया था कि जहां पे एक चचा ने अपने भतीजे को कहा था कि तेरे पास एक घोड़ा है, वो घोड़ा मुझे इतने का सेल कर दो। अब उसने क्या किया, उसने अपने चचा को कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया हाँ ना में, लेकिन आपने वहां पे जो भी कोई उसका नौकर था उसको ये कह दिया कि ये घोड़ा मेरे चचा का है, ये घोड़ा अब तूने सेल नहीं करना। उसने अपने नौकर को कहा, लेकिन चचा को तो कुछ भी नहीं बताया कि ठीक है चचा ये घोड़ा तेरा हुआ। उस नौकर ने गलती से वो घोड़ा किसी को भेज दिया। जब चचा को पता चला, अब वो भतीजे पे केस करना चाहता है, तो क्या वो केस कर सकता है? हमने कहा कि भाई यहाँ पे कॉन्टेक्ट ही नहीं बना था, क्योंकि उसने तो कोई हाँ ना में जवाब ही नहीं दिया, उसने तो अपने नौकर को कहा था, चचा को तो कुछ भी नहीं बताया। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्टेक्ट ही नहीं बना। जब कॉन्टेक्ट ही नहीं बना, तो चचा फिर कैसे केस कर सकता है अपने भतीजे पे? तो एक्चुअली ये नॉन एक्सेप्टेंस ही है, यानी कि अगली पार्टी की तरफ से कोई हाँ ना में जवाब ना आए, चाहे वो वहां पे चाहे शादियाने बचा रहे हो कि हमारा इस तरह का कोई मामला हो गया, लेकिन जब तक वो ऑफरर को कोई हाँ ना में जवाब ना दे, तो मुझे उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे। हाँ ना मतलब हाँ में जवाब ना दें। काउंटर ऑफर की बात हुई थी कि इससे भी ऑफर रिवोक हो जाती है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि मिस्टर बी, भाई आप मेरे पास नौकरी कर लो, मैं आपको 1 लाख रुपया तनख्वाह दूंगा। मिस्टर बी ने कहा था कि नहीं सर, 1 लाख बहुत कम है, आप ऐसा कर लें, इसको 2 लाख रुपया कर लें। तो मिस्टर ए ने जब पहले उसको कहा था कि आप मेरे पास नौकरी कर लें, 1 लाख रुपया आपको ये सैलरी दूंगा, ये उसकी तरफ से ऑफर थी, ये ऑफरर था, और मिस्टर बी वहां पे ऑफरी था। लेकिन मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने कहा कि नहीं सर, मुझे 2 लाख रुपया सैलरी मिलनी चाहिए। तो मिस्टर बी ने जैसे ही 2 लाख कहा, तो मिस्टर ए की वो 1 लाख रुपए वाली ऑफर क्या कर गई, रिवोक। जब एक ऑफर रिवोक कर दे, तो मेरे से याद रखना, वो बाद में जिंदा नहीं हो सकती, मतलब आप बाद में उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ऑफर जब खत्म ही होगी, आप उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? तो ऑफर ये वाली खत्म होगी, अब ये वाली ऑफर है। और हमने कहा था कॉन्ट्रा ऑफर की निशानी क्या है, ऑफर करता है या ऑफर करता है? ये ऑफर करता है, काउंटर ऑफर हमेशा ऑफर करता है। तो ऑफर यहाँ पे 1 लाख की ऑफर के लिहाज से ऑफर था मिस्टर बी। तो मिस्टर बी ने ऑफर की थी सर 2 लाख रुपया, तो उसकी पहली ऑफर रिवोक कर गई। अब ये ऑफरर है, ऑफरी अब ऑफरर बन गया 2 लाख के लिहाज से, और अब ये ऑफरी है। उसने कहा कि सर 2 लाख रुपए, इसने कहा कि नहीं सर आप ऐसा कर लो, 1,25,000 कर ले। अब ये ऑफरी क्या कर रहा है, दोबारा एक नई ऑफर कर रहा है, उस लिहाज से अब ये ऑफर बन जाएगा। अब वो ऑफरी, फिर वो कहेगा नहीं सर 1.5 लाख कर लो। इस तरह करते हुए मामला जब चल रहे हो, हम इसको कहते हैं, ये जो काउंटर ऑफर है, ये मोस्टली जहां पे बार्गेनिंग वाली सिचुएशन हो, वहां पे काउंटर ऑफर पाई जाती है। और काउंटर ऑफर में पहली ऑफर रिवोक हो जाती है। अगर जैसे हमने कहा था कि आप अक्सर दुकान पे जाते हो और उसको कहते हो ये चीज मुझे इतने की बेच दो, वो कहता है नहीं सर इतने की होगी। तो जैसे उसने ये कहा इतने की, तो आपकी ऑफर रिवोक होगी। उसके बाद उसने आपने कहा कि नहीं सर इतने कर लो, तो उसकी ऑफर रिवोक होगी। तो उसके ने कहा कि नहीं नहीं सर मैंने इतने का नहीं बेचना। तो बाद में आप कहेंगे चलो वो जो पिछले आपने कहा था मैं उतने की खरीद लेता हूं, तो हो सकता है वो आपको इनकार कर दे। और आप ये नहीं कह सकते वो अब तो मैंने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि आपने दूसरी काउंटर ऑफर करके उसकी पहली ऑफर क्या कर दी थी, रिवोक कर दी थी। खैर उसके बाद जब एक ऑफर एक दफा एक्सेप्ट हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, आप उसको बाद में रिवोक नहीं कर सकते। ये तो जनरल रूल है मेरा। जो एक्सेप्टेंस क्या होती है, जिस मान लो कि जिस बंदे को आपने ऑफर की हो और वो बंदा ऑफर एक्सेप्ट कर ले, तो मेरे बच्चे हम ये कहते हैं ये एक्सेप्टेंस होगी। यानी कि सादा अल्फाज में जिसको आपने ऑफर की, ऑफर का मकसद क्या था, रजामंदी हासिल करना, कुछ करने पे या कुछ करने से रुकने के लिए। तो जिसको आपने कुछ करने के लिए या कुछ करने से रुकने के लिए ऑफर की थी, वही बंदा उसके ऊपर रजामंदी शो कर दे, असेंट शो कर दे, हम कहते हैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट होगी। तो ऑफर एक्सेप्ट हो तो क्या बन जाती है, प्रॉमिस। तो ऑफर की एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन भी वैसे ही हो सकती है, बोलकर, लिखकर या बाय कंडक्ट। कुछ करके भी एक्सेप्टेंस हो सकती है, कुछ करने से रुककर भी एक्सेप्टेंस हो सकती है। नेगेटिव कंफर्मेशन हमने डिस्कस की थी कि जब कोई बंदा ऑफर करे ऑफरी को, और ऑफरर ऑफर करते वक्त ये कहे कि भाई आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में लाजमी मुझे हाँ ना में जवाब दो, नहीं तो मैं इसको यही समझूंगा कि आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो कानून कहता था कि इस तरह ऑफर करना कि आप मुझे हाँ ना में जवाब दो, नहीं तो मैं यही समझूंगा इतने दिनों में कि आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह की ऑफर को कहते थे नेगेटिव कंफर्मेशन। तो कानून कहता था नेगेटिव कंफर्मेशन अलाउ नहीं है, उसकी मर्जी आपको 2 दिन में हाँ ना में जवाब दे या ना दे।
तो आप कौन होते हैं इस तरह की ऑफर करने वाले कि 2 दिन है आपके पास, हाँ ना में जवाब दें। अगर आप खामोश रहे, आपकी खामोशी यहाँ पे हाँ होगी, कानून कहता है यहाँ पे इस तरह के मामले में खामोशी हाँ नहीं होती। तो इस तरह मेरे बच्चे ये भी एक याद रखिएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, तो अभी हमने डिस्कस किया था मेरे बच्चे, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। अगर तो आमने सामने फिर तो मसले को नहीं, मैंने आपको कहा कि 10,000 का मोबाइल खरीद लो, आपने कहा कि ठीक है, और ये ठीक है मैंने सुन लिया, तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन क्या होगी, कंप्लीट होगी, मामला खत्म। टेलीफोन के ऊपर मैंने कहा कि मोबाइल में से 10,000 का खरीद लो, आपने बोला पहले बोला सिग्नल ड्रॉप हुए, मैंने कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा क्या बोला, अभी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि सिग्नल ड्रॉप हो गए। आपने फिर बोला कि इतना का, फिर मुझे नहीं सुना, सिग्नल सही नहीं थे, अभी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। मैं चाहूँ तो मैं कहूंगा यार मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हो, बस मैंने नहीं भेजा यार मोबाइल, इट्स ओके, क्योंकि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई थी चाहे आप बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद सिग्नल क्लियर हुए, आपने बोला कि सर ठीक हो गया, मैंने सुन लिया, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। लेकिन रौला किसका था, हद का, कि ऑफर, यहाँ पे ऑफर ने ऑफर की, अज्यूम कर लो आज 12 फरवरी को इसने ऑफर का लेटर लिखा, और मिस्टर ए ने, मिस्टर बी को ये खत मिला, अज्यूम कर लो 17 फरवरी को, और मिस्टर बी ने क्या किया, 20 फरवरी को एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया, और ये मुझे एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर ए तक पहुंचा, अज्यूम कर लो 25 फरवरी को। बताओ ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, 17 को, बिल्कुल, जब उसके नॉलेज में आ गया। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, हाँ, किसके लिए, ना ना मेरे चाहिए किसके लिए, हाँ ये जरूरी है। देखो आप लेट आए हो ना, इसलिए मैंने ये दोबारा सारी कहानी बनाई कि ये जो बच्चे लेट आए हैं उनको भी पता चल जाए कि हमारा वो जो लफ्ज कहीं भूल तो नहीं गई आप। तो बेटा, तो एक्सेप्टेंस की जब बात होगी तो एक्सेप्टेंस में लेटर के मामले में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई है कम्युनिकेशन, तो किसके लिए सर, तो ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, ऑफरर हुई जब एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया ऑफरी ने, उसकी पहुंच से बाहर निकल गया, तो ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। और ऑफरी के लिए कब कंप्लीट होगी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, जब इसकी एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर के नॉलेज में आने का। ऑफरर अपनी ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है, 20 से पहले पहले, एक्सेप्टेंस जब उसके अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए तब तक, उस वक्त तक। और एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है, एक्सेप्टेंस नॉलेज में आने से पहले पहले, ऐसे ही, और वो कब है, 25 ऐसे ही ना, यही कहना चाह रहे था, 21 क्यों बोला है, अच्छा 25 बोला, वो अल्फाज सेम सेम है। ले बेटा, तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, ऑफर के लिए कब कंप्लीट होती है, जब एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया जाए कि ऑफर, ऑफरी की पहुंच से बाहर निकल जाए। और एक्सेप्टर के लिए कब ऑफर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है, जब उसकी एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफर के नॉलेज में आ जाए, उसने खाता लिखकर पोस्ट कर दिया, ये खत किस तक पहुंच गया, एक्सेप्टर ऑफर तक सर, तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट हो जाती है। कंसिडरेशन या कंडीशन फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, तो कंडीशंस क्या हैं या एसेंशियल फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस कौन कौन से थे, तो हमने डिस्कस किया था कि मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, यानी कि जब आपने एक्सेप्टेंस देनी है बिल्कुल वैसी एक्सेप्टेंस देनी है जिस तरह की ऑफर हुई हो, आपने उसकी कंडीशन कम भी नहीं करनी और अपनी तरफ से कोई कंडीशन ऐड भी नहीं करनी। यहाँ पे वही था मेरे बच्चों कि जब वो पेमेंट, वो कहता था ये चीज मुझे इतने की खरीद लो, और वो क्या करता था, उसको 2-3 किस्तें कर दिया करता है। तो हमने कहा था कि ये क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ से कंडीशन ऐड कर रहा है कि ये मैं पेमेंट किस्तों में करूंगा, हालांकि उसका तो इरादा यही है कि वो पेमेंट लमसम हो। जब उसने कहा ही नहीं कि किस्तें होनी है, तो आपका किस्तों में पे करना है, एक्चुअली अपनी तरफ से कंडीशन ऐड करना है। तो एब्सोल्यूट जिस तरह ऑफर हुई हो उस तरह एक्सेप्ट करनी है और अपनी तरफ से कोई कंडीशन ऐड नहीं करनी। उसके बाद मस्ट रीजनेबल अमाउंट, जब आप ऑफर कर रहे हो तो ऑफर की एक्सेप्टेंस रीजनेबल अमाउंट में होनी चाहिए। ऑफर भी डेफिनेटली, चलो ऑफर की तो खैर है, लेकिन जो एक्सेप्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए, रीजन। तो रीजनेबल मॉड क्या था, हमने कहा था कि जो मॉड ऑफर ने बताया हो या तो उसी मॉड में हो, अगर वो नहीं है, उसने कुछ नहीं बोला बताया किस मॉड में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तो फिर किस तरह होनी चाहिए, रीजनेबल मॉड है। हाँ अभी जहां और भी है, यहाँ पे कुछ था ऐसा, अच्छा चलिए, चले खैर देखते हैं मेरे तो जब मिस्टर ए ने ऑफर की और इसने कहा कि सर आप जब एक्सेप्टेंस भेजोगे तो आप एक्सेप्टेंस भेजेंगे बाय पोस्ट, आप एक्सेप्टेंस भेजिए। अब मुझे बताओ कि ऑफरिंग एक्सेप्टेंस कैसे भेजेगा, बाय पोस्ट ही भेजेगा। हमने कहा था कि अगर तो जो ऑफर है, ऑफर करते वक्त मॉड बता दे जो कि रीजनेबल होना चाहिए डेफिनेटली, तो अगर वो मॉड बता दे तो उस मॉड में ही आपने एक्सेप्टेंस देनी है, लाजमी मस्ट बी सेम मॉड जो ऑफर ने डिमांड किया। लेकिन हमने फिर डिस्कस किया था अगर ऑफर ना कहे कि किस मॉड में एक्सेप्टेंस देनी है, तो फिर रीजनेबल मॉड में,
फिर हमने कहा था कि अगर ऑफर ने कहा हो कि आपने बाय पोस्ट या बाय ईमेल ही एक्सेप्टेंस देनी है और आपने उस मोड में एक्सेप्टेंस ना दी हो, तो फिर अगली बात, नो डाउट वही बात मुझे भी याद आ गई कि फिर वहां पे मामला था कि बेटा दोबारा जिम्मेदारी किस पर आ जाएगी, ऑफर। जैसे ऑफर ने कहा था कि बाय पोस्ट एक्सेप्टेंस देनी है, और ऑफर ने क्या किया, उसने ईमेल कर दिया। अब जब ईमेल कर दिया, क्या ये उसका जो मोड है ये वैलिड है? हम कहेंगे फिलहाल डिपेंड करेगा ऑफरर के ऊपर। या तो ऑफर रीजनेबल टाइम के अंदर उसको हाँ या ना में जवाब दे दे, उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं। अगर उसने रीजनेबल टाइम में उसको ना बताया, या वो अपना जो उसी मॉड में वो ना किया, इन्फोर्स किया कि उसी मॉड में मुझे एक्सेप्टेंस भेजो, उसने अगर वो जिद ना की, तो हमने डिस्कस किया था कि उसका ईमेल वाला मॉड भी क्या होगा, यही वैलिड होगा, ये एक्सेप्टेबल होगा। तो खैर एक्सेप्टेंस रीजनेबल मॉड में होनी चाहिए, यानी कि जिस मॉड में अगर ना बताया तो फिर रीजनेबल मॉड में, अगर बताया हो तो उसी मॉड में होनी चाहिए। अगर बताया हो फिर भी उस मोड में ना हो, तो फिर हमने डिस्कस किया था कि ऑफर की जिम्मेदारी है कि वो जिद करे, इंसिस्ट करे कि सर मुझे उसी मोड में एक्सेप्टेंस भेजें, और अगर एक रीजनेबल टाइम में उसने इंसिस्ट ना किया, हम यही समझें कि ऑफर ने उसके उस मोड को भी एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मिस्टर ए ने क्या कहा था, बाय पोस्ट भेजो, या चलो उसने कहा था बाय ईमेल भेजो, और उसने क्या कर दिया, बाय पोस्ट भेज दिया। क्या ये उसी मोड में है? हमने कहा था उस मोड में तो नहीं। अब ऑफर की जिम्मेदारी आ गई थी दोबारा से कि ऑफर क्या करे, एक रीजनेबल टाइम में इंसिस्ट कर दे कि भैया मुझे उसी बाय ईमेल ही भेजो। अगर उसने ना किया तो हम यही समझेंगे उसने बाय पोस्ट भी एक्सेप्ट कर लिया है। खैर एडिशनल पॉइंट भी थे उसके, ये बड़ा अहम था कि जब कोई बंदा ऑफर करता है तो एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको ऑफर का नॉलेज ही ना हो, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे अक्सर लोग करते हैं, क्या करते हैं, जब उनकी कोई चीज गुम हो जाती, वो उसके ऊपर कोई इनाम अनाउंस कर देते हैं कि जो ढूंढ कर लेकर आएगा उसको इनाम मिलेगा। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो जिनको पता ही नहीं होता इसके ऊपर इनाम है, लेकिन वो चीज तो मिल जाती है उनको, वो जाके मालिक को वापस कर देते हैं। क्या उनको वो इनाम मिलेगा? क्योंकि ऑफर उनके नॉलेज में नहीं है। तो ऑफर नॉलेज में होगी तो फिर अच्छे एक्सेप्टेंस होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसके बाद एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर ये तो जनरल में थे। ए ने बी को ऑफर की और बी ने क्या किया, उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो जब रिजेक्ट कर दिया तो ऑफर खत्म होगी। उसके बाद मिस्टर बी को अज्यूम कर लो कि दोबारा कहे ठीक है मैंने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। कैसे ऑफर एक्सेप्ट हो सकती है? नहीं, जो पहले रिजेक्ट हो गई हो दोबारा ऑफर, हाँ जब उसने कहा कि ठीक है ये चीज मुझसे खरीद लो या बेच लो, दोबारा कहा तो एक्चुअली इसकी तरफ से ऑफर है। अब उसकी मर्जी आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था यार ये अपनी बाइक मुझे 1 लाख रुपए की सेल कर दो, मिस्टर बी ने इनकार कर दिया तो भाई मैं खुद क्या यूज करूंगा। उसके बाद मिस्टर बी को घर में जरूरत पड़ गई थी पैसों की, तो मिस्टर बी ने फिर कहा था ठीक है यार खरीद लो। तो उसने कहा था कि नहीं मैंने खरीदूंगा। वो कहेगा मैंने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। तो उसने कहा था जब आपने पहले रिजेक्ट कर दी थी ऑफर खत्म हो गई थी। तो ये पहले पढ़ के आए। एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट हैज बीन टर्मिनेटेड अर्लियर। तो रिजेक्शन और टर्मिनेशन में हमने फर्क डिस्कस किया ना। रिजेक्शन जो आप खुद इनकार कर दें, और टर्मिनेशन जो बाय लॉ आपकी ऑफर खत्म हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ये टर्मिनेशन है। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि फलानी चीज इस तारीख को ये मेडिसिन आपने मुझे सप्लाई करनी है, लेकिन मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस से पहले पहले ही गवर्नमेंट ने उस मेडिसिन भी पाबंदी लगा दी। तो ये ऑफर ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, अभी एक्सेप्ट नहीं हुई, टर्मिनेट हो जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होता, ऑफर एक्सेप्टेंस हो चुकी होती, फिर गवर्नमेंट पाबंदी लगाती, तो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता, जो हमने आगे डिस्कस किया था। फिर तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, लेकिन फिर हम कहेंगे ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है जिसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। खैर एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसीडरेशन, ये भी हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि मिस्टर बी अपनी ये बाइक मुझे 1 लाख रुपए की सेल कर दो। उसने, चले इस तरह कह लेते हैं, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑफर की कि मिस्टर बी ए आप मेरी ये बाइक मुझे 1 लाख रुपए की खरीद लें। अगर आप ये मुझसे 1 लाख की बाइक खरीदना चाहते हैं तो फलानी तारीख को, ये तारीख ये है, इस तारीख को सुबह 11 बजे तक आप हाफ अमाउंट 50,000 आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। मिस्टर ए ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस तारीख को उस टाइम से पहले पहले 50,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह मेरे बच्चे कोई कंडीशन हो ऑफर के अंदर, वो कंडीशन पूरी करके या कंसिडरेशन पे करके भी आप ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इस तरह ऑफर एक्सेप्ट हो सकती है। तो रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हमने डिस्कस किया था मेरे बच्चों। क्या एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है? बिल्कुल एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है। एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए, एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। देखो जैसे मिस्टर ए ने खत लिखा था आज 12 फरवरी को मिस्टर बी को, और मिस्टर बी को ये खत मिला था अज्यूम कर लो 16 फरवरी को। मिस्टर बी ने क्या किया, एक्सेप्टेंस का लेटर लिख दिया 20 फरवरी को, और एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंच रहा है अज्यूम कर लो मिस्टर ए के पास, वो पहुंच रहा है 26 फरवरी को। अगर मिस्टर बी अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहता है तो कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक इसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए, मतलब इसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में ना आ जाए, उस वक्त तक ये क्या कर सकता है, अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। यही असूल था नंबर कि एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है, जैसे मैंने आपको कहा था।
आपने कहा कि सर ये मोबाइल 10,000 का भेज देंगे मुझे। मैंने ऑफर आपकी सुन ली, आपकी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। मैंने आपको कहा कि ठीक है। अच्छा, जब मैंने ठीक है बोला, श्योर था, आपको सुना ही नहीं। आपने कहा कि सर क्या बोला आपने, मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं बेचना। अब ये मैंने क्या किया, मेरे जो मेरी जो पहले एक्सेप्टेंस मैंने दी थी, वो एक्सेप्टेंस आप तक पहुंची नहीं थी। मेरी एक्सेप्टेंस आपकी नॉलेज में नहीं आई, तो अभी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। तो उससे पहले पहले मैंने क्या कर दिया, उसको रिवोक कर दिया। या एक दफा मैं कहूँ ठीक है, अभी ठीक है लफ्ज भी जा रहा है, अभी वो आप तक नहीं पहुंचा। वो होता ना कि बात का बचपन में पाइपों से बात करते थे एक दूसरे के साथ, है। तो जब बात करते थे तो थोड़ी देर बाद दूसरे बंदे तक वो बात पहुंची। तो खैर, तो और साथ में क्या करूँ, जोर की मैंने वैसे ही कह दूं आपको, ठीक है मैं नहीं, मैंने मोबाइल नहीं बेचा। तो वो पहले बात पहुंच गई, वो जो पाइप से मैंने कहा था ठीक है, वो भी मान लो कि वो आप तक बात नहीं पहुंची, ऐसे समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब कि क्या हो गया, मेरी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन हो। सादा अल्फाज में, जब तक मेरी एक्सेप्टेंस आपके नॉलेज में ना आ जाए, ऑफर के नॉलेज में ना आ जाए, तो ऑफरी क्या कर सकता है, एक्सेप्टर क्या कर सकता है, अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। तो एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है आपकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आने से पहले पहले। नो बेटा, रेवोकेशन, ये हमने फिर ये पूरी एक कहानी बनाई थी, अगर आपको याद हो। ये सारा कुछ आपके सामने है, बताते जाओ। ऑफर कब कंप्लीट, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, 17 को, ऐसे ही। 7 बोला या 17 बोला, 17। 17 को ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई। हाँ, ये जरूरी है ऑफरी के लिए, 30 को, क्योंकि जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ गई। और ऑफर के लिए जब ऑफर का लेटर लिखकर ऐसे, सॉरी, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया गया था कि ऑफर, ऑफरी की पहुंच से बाहर निकल गई। ऑफरर अपनी ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है, इससे पहले पहले। अब अगली बात थी रेवोकेशन की, याद रखनी। हमने कहा था कि रेवोकेशन क्या होता है, आप अपनी ऑफर की रेवोकेशन भी कर सकते हो, एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन भी कर सकते हो। उसकी कम्युनिकेशन हमने डिस्कस की थी कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन करने वाले के लिए उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है जब वो लिखकर ऐसे पोस्ट कर दे उसकी पहुंच से बाहर निकले, उसके लिए कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट की बात की थी, हमने कहा कि वैलिड बुलेट का बाद में देखेंगे, फिलहाल तो हम ये देख रहे थे कंप्लीट कब हुई है कम्युनिकेशन। और जिसको रेवोकेशन की है आपने, उसको, उसके लिए तब कंप्लीट होगी जब उसके नॉलेज में आएगी। यानी कि रेवोकेशन, रेवोकेशन चाहे ऑफर की हो चाहे एक्सेप्टेंस की हो, करने वाले के लिए उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है जब वो लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दे उसकी पहुंच से बाहर निकल जाए। लेकिन जिसके लिए हुई है, उसके लिए तब कंप्लीट होगी जब उसके नॉलेज में आ जाएगी। याद करें, हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए ने अपनी ऑफर की रेवोकेशन का लेटर लिखा 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर 2021 को इसने अपनी ऑफर की रेवोकेशन का लेटर लिखा। और ये ऑफर की रेवोकेशन का लेटर मिस्टर बी को मिला 24 अक्टूबर 2021 को। तो बताएं, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, करने वाले के लिए जब उसने, क्योंकि यहां पे भी सही था, यही तो पूछना था हमने, किसके लिए, करने वाले के लिए, जिसने की है उसके लिए। 12 को जिसको की है, 24 को वैलिड है कि नहीं, वैलिड है, क्योंकि एक्सेप्टेंस कब दी है, 25 को। हाँ, 24 को लेटर मिल गया उसको, एक्सेप्टेंस कब थी, 25 को। तो रेवोकेशन वैलिड भी है। अब अजीम कर लो मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर लिख दिया, अजीम कर लो 26 अक्टूबर को। और ये एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर में मिला है मिस्टर ए को 1 नवंबर को। रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, किसके लिए, जिसको की है, यकम को, जिसने की है 26 को, वैलिड है कि नहीं, नहीं, क्योंकि उससे पहले एक्सेप्टेंस उसके नॉलेज में आ गई है। तो ये मुझे, हमने रेवोकेशन का डिस्कस किया था कि, जी जी बेटा, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन दोनों इकट्ठे मिलने, तो हमने डिस्कस किया था जो पहले ओपन कर। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर लेटर और लेटर आपने ऑफर एक्सेप्टेंस दी थी लेटर में, और रेवोकेशन भेजिए बाय ईमेल, और दोनों इकट्ठे मिल गए। हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक जो मीन्स होते हैं आप उनको पहले कंसिडर करते हो, हम यही अज्यूम करेंगे आपने ईमेल को पहले ओपन हो।
किया होगा, या व्हाट्सएप पे आपने रेवोकेशन की, उसको आपने पहले देखा होगा। नहीं बेटा, तो रेवोकेशन एक्ट है, विदड्रॉ विदड्रॉ करना, चाहे अपनी ऑफर को भी विदड्रॉ कर सकते हो और एक्सेप्टेंस को भी विदड्रॉ कर सकते हो। तो प्रपोजल कभी भी रिवोक हो सकती है उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले, और एक्सेप्टेंस भी कभी भी रिवोक हो सकती है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए। और फिर कम्युनिकेशन का कंप्लीट होती थी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कैसे कर सकते हो। पहले तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप बोलकर लिखकर बाय कंडक्ट कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कर सकते हो। फिर रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, हमने कहा था करने वाले के लिए उसी वक्त कंप्लीट होगी जब वो लेटर लिखकर पोस्ट कर देगा, जिसको की है उसके लिए तब कंप्लीट होगी जब उसके नॉलेज में आएगा। फिर हम देखेंगे ये वैलिड है या नहीं है, लाजमी नहीं जो रेवोकेशन हुई हो वो वैलिड भी हो। तो ये मेरे सारे असूल हमने डिस्कस किए थे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था। इसमें तो थोड़ा सा टाइम लगना था, क्योंकि जैसे कंपनी लॉ के ऊपर हमने टाइम लगाया, तकरीबन हमने इसके ऊपर 1 घंटा लगाया है, 1 घंटा 10 मिनट, क्योंकि बनता था इसका आगे चल सो चल वाला मामला होगा। तो मेरे अच्छे 10:33 हुए हैं, 10:40 में दोबारा इकट्ठे होते। देखो 3 दिन रखे हैं इसी